Hello everyone, welcome back to my channel TGT Science Prep. Continuing our question and answer series जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज किया था। और आज का हम कंटिन्यू करते हैं टुडे सेशन। हम वही क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, जिस टाइप के क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्वेश्चन पेपर में पूछने हैं। तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि बेसिक के साथ चीज़ें इंक्लूड करके मेंशन की गई हैं। So let's continue with our chapter, our environment, which is one of the most important topic from our टीजीटी साइंस के सिलेबस से। So let's continue। सबसे पहला टॉपिक आता है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट कंट्रोल। तो एक्सप्लेन करना है फर्स्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के रिगार्डिंग कि हाउ एटमॉस्फेयर एक्ट एज ब्लैंकेट टू रेगुलेट अर्थ टेम्परेचर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वर्क किस तरीके से करता है, ब्लैंकेट की तरह से एक्ट करता है। जैसे हमें पता है कि जो हमारी अर्थ का जो सरफेस है वो हमें प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम सो मैनी थिंग्स। तो सबसे पहला इसको अगर नॉर्मल किसी स्लैंग में अगर बोले तो इंसुलेटिंग ब्लैंकेट की तरह काम करता है हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें वो क्या किस तरीके से हेल्प करता है, हमारी सन की हीट को ट्रैप कर लेता है और प्रिवेंट करता है उसको एस्केप बैक करने में, और उसको स्पेस में वापस से जाने नहीं देता और मेंटेन करता है अपना टेम्परेचर अर्थ का, जिस जो कि सुटेबल है लाइफ, जो लाइफ हमारे यहाँ पे अर्थ पे प्रेजेंट है उनके लिए। तो ये रेगुलेशन के लिए ज़रूरी होता है। एंड दिस रेगुलेशन हैपन्स मेनली थ्रू, ये किस तरीके से होता है, ग्रीन हाउस गैसेज जैसे CO2, मीथेन और वाटर वेपर जब ट्रैप हो जाते हैं और वो एब्जॉर्ब करते हैं और री एमिट करते हैं हीट एनर्जी। राइट। सो इस क्वेश्चन में आगे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से जो एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ का, वो किस तरीके से टेम्परेचर रेगुलेट करता है। तो सनलाइट है वो अर्थ तक आती है, तो सन है वो शॉर्ट वेवलेंथ है ना, वो वाली रेडिएशन को अर्थ तक पहुंचाता है। तो शॉर्ट रेडिएशन वाली वेवलेंथ हमारे पास विजिबल लाइट है जो हम ऑब्जर्व भी करते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाती है और वार्म करती है हमारे अर्थ के सरफेस को, पूरी अर्थ को। अर्थ है वो हीट को रेडिएट बैक भी करती है, जिसमें जो लॉन्ग वेव इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं उनको इमिट भी करने, ताकि जो हमारा सरफेस है वो वार्म रहे और ये ऊपर तक जा सके। ग्रीन हाउस गैसेस का ट्रैप है, गैसेस ट्रैप हीट। क्या कह रहा है कि जो सर्टेन गैसेस हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, लाइक नेचुरली CO2, मीथेन, वाटर वेपर और नाइट्रो नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब जो भी एटमॉस्फेरिक हमारी गैसेस हैं ये एब्जॉर्ब करती हैं सम ऑफ दिस आउटगोइंग इंफ्रारेड रेडिएशन। ये एब्जॉर्ब कर, ये वाली जो गैसेस है ना, ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन जो इमिट आउट करने की कोशिश करती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और रीएमिट करती हैं वापस से सारी डायरेक्शन में, इंक्लूडिंग बैक टुवर्ड्स द अर्थ। तो ये ग्रीन हाउस ट्रैप का एक मेन वो है रीजन, जिससे क्या होता है कि जो कुछ गैसेज है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट है, CO2, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, इन सबको, ये सब है जो इंफ्रारेड लॉन्ग वेवलेंथ रेडिएशन जो आ जाती है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उनको री एमिट करते टाइम ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और दोबारा से हमारे सारी डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स द अर्थ भी वापस से रीमिट कर देती हैं एब्जॉर्ब करके। सो दिस इज हाउ ग्रीन हाउस गैस गॉट ट्रैप्ड, और ये क्रिएट करता है हीट ट्रैपिंग इफेक्ट, जो कि इफेक्ट अब किसका काम करता है, ब्लैंकेट का काम करता है। विदाउट दिस नेचुरल जो हाउस गैस इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो होता है और अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ। अगर ये नहीं हो तो अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है। एटमॉस्फेरिक लेयर एड प्रोटेक्शन, जो एटमॉस्फेरिक लेयर है हमारी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ईच है वो कंट्रीब्यूट करते हैं क्लाइमेट की स्टेबिलिटी को, उसको शील्ड कर, अर्थ को शील्ड करने में और हार्मफुल रेडिएशन से बचाने में। इसको ब्लैंकेट क्यों यूज किया गया है, क्योंकि ये हमें वार्मथ प्रोवाइड करती है, वार्मथ टू क्लोज टू द सरफेस, प्रिवेंट करती है रैपिड हीट लॉस एट नाइट, और मेंटेन करती है एक स्टेबल टेम्परेचर का रेंज, जो कि हमारे इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। समराइज करेंगे हम अपने पूरे इस आंसर को तो किस तरीके से कहेंगे कि एटमॉस्फेयर है
जो है वो अर्थ का टेम्परेचर रेगुलेट करता है, जैसे सनलाइट को अलाउ करता है कि वो अंदर आए, ट्रैप करता है सम ऑफ द आउट गोइंग हीट, जैसे इंफ्रारेड के बारे में हमने पढ़ा, मेंटेन करता है बैलेंस दैट कीप अर्थ वार्म इनफ फॉर लाइफ, बैलेंस बैलेंस मेंटेन करके रखता है जो कि लाइफ स्टाइल जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो ये नेचुरल प्रोसेस है वो असेंशियल है, बट एडिंग टू मैनी ग्रीन हाउस गैसेज अगर हो जाती हैं तो ये ब्लैंकेट को स्ट्रेंथ करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग भी करता है, विच इज हार्मिंग। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। एक डेजर्ट रीजन है जिसमें एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है डे और नाइट में, तो रिलेट करके बताना है कि यहाँ पे रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है क्लाइमेट कंट्रोल। तो जो डेजर्ट है वो इजीली हीट अप हो जाते हैं ड्यूरिंग द डे, और ड्रामेटिकली नाइट के टाइम पे बहुत जल्दी कूल डाउन हो जाता है, और बिकॉज ये लैक करते हैं एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट जो कि नॉर्मली टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ऐसा होता क्यों है? दिस हैपेंस व्हेन वी ड्यू टू वेरी लो वाटर वेपर, क्योंकि बहुत कम वाटर वेपर होता है डेजर्ट में, यू ऑल नो। इससे क्या होता है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इफेक्ट है वो कम हो जाता है, और हीट है ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप हो जाती है सनसेट के बाद। एटमॉस्फेरिक रोल क्या है क्लाइमेट कंट्रोल में? तो डे के टाइम में रैपिड हीटिंग होती है क्योंकि इंटेंस सनलाइट होती है, कम से कम मॉइस्चर होता है, कम से कम क्लाउड होता है, तो जितनी भी रेडिएशन सन से आनी होती है वो सब ग्राउंड पे रीच करती है। और फर्दर जो लैंड हीट अप होती है क्विकली, जिससे एक्सट्रीम हाई डे टाइम टेम्परेचर हो जाता है। नाइट में रैपिड कूलिंग किस तरीके से होती है? वाटर वेपर्स हैं वो एक्ट करते हैं थर्मल ब्लैंकेट बाकी सब रीजन में, ट्रैप करते हैं हीट को और स्लोइंग नाइट टाइम कूलिंग। लेकिन डेजर्ट में ह्यूमिडिटी होती ही नहीं है, बहुत लो ह्यूमिडिटी होती है, तो इंसुलेटिंग जो लेयर है वो उतनी वर्क ही नहीं कर पाती क्योंकि प्रेजेंट ही नहीं है। उससे क्या होगा कि जो हीट एब्जॉर्ब होगी ड्यूरिंग डे वो एस्केप भी कर जाएगी, और इसकी वजह से क्या होता है कि एकदम से शार्प ड्रॉप आता है टेम्परेचर में, ओपन बाई 22 से 28 डिग्री सेल्सियस विद इन आवर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि किस तरीके से ड्यूरिंग डे रैपिड हीटिंग होती है और एट नाइट रैपिड कूलिंग होती है। ये जो रैपिड चेंज है टेम्परेचर का, वो हमें क्या दिखाता है कि जो एटमॉस्फेयर नॉर्मली तो हीट को ट्रैप कर लेता है ग्रीन हाउस गैसेज और वेपर्स के साथ, स्पेशली मॉडरेट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, प्रिवेंट करता है एक्सट्रीम फ्लक्चुएशन, पर डेजर्ट के अंदर ये जो ब्लैंकेट है वो मिसिंग होता है। इसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो फेल कर जाता है टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, लीडिंग टू एक्सट्रीम डाययूरेनिक डे और नाइट वेरिएशन। इसका कंक्लूजन हमने अभी डिस्कस कर लिया, तो एक दो लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, नो बड़ी, मतलब इतना टाइम नहीं होगा ना क्योंकि लेंथी हो जाएगा। तो ये सिर्फ समझाने के लिए चीजें हैं, आप चूज द पॉइंट्स वट एवर यू लाइक और उनको पेपर में अटेम्प्ट करो। मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही मेंशन किया है क्योंकि हम जितना याद करते हैं उसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं हम भूल जाते हैं, राइट? सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अगर if the thickness of the ozone layer decreases, predict its impact on climate। अगर ओजोन की लेयर है वो उसकी थिकनेस कम हो जाती है तो हमें बताना है कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा क्लाइमेट पर और लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म का पढ़ते हैं जिसमें ह्यूमन हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो ह्यूमन हेल्थ किस तरीके से अफेक्ट होती है, इसमें क्या होता है, यूवीबी जो एक्सपोजर है, जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, ए बी सी टाइप्स होती हैं, तो जो बी होती हैं अगर वो ज़्यादा एक्सपोजर हमें हो जाए अगर, तो उससे स्किन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, कैटरेक्ट आई डैमेज होता है, सप्रेस्ड इम्यून सिस्टम भी होता है। ठीक है, ये सब चीजें जो अफेक्ट होती हैं ड्यू टू द ओजोन डिप्लीशन की स्टडी से पता चलता है हमें। प्लांट और एग्रीकल्चर पे किस तरीके से अफेक्ट होता है यूवी रेडिएशन का? एक्सेस क्या करती है कि यील्ड भी डिक्रीज करती है, प्लांट के टिश्यूज को डैमेज करती है, फोटोसिंथेसिस पे इम्पैक्ट पड़ता है, और इनकी फूड सिक्योरिटी और इकोसिस्टम स्टेबिलिटी भी वीक पड़ जाती है। मरीन लाइफ देखें, एक्वेटिक लाइफ देखें, तो उसमें क्या होता है कि यूवीबी फाइटोप्लैंक्टन्स जो बेसिक प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको इम्पैक्ट करते हैं, और इससे क्या डिस्टर्ब होता है, ओशन की प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी, फिश की पॉपुलेशन, ग्लोबल कार्बन साइकिल, मरीन ऑर्गेनिज्म स्पेशली वल्नरेबल होते हैं अगर यूवी इंक्रीज हो रही है हमारे अर्थ के टेम्परेचर के अंदर। क्लाइमेट के इम्पैक्ट में देखें तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली देखें तो यूवी रेडिएशन जो है वो अगर हमारे अर्थ के टेम्परे अर्थ में आ रही है, अर्थ के सरफेस में,
जबकि ओजोन लेयर है जो प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी रेडिएशन ना आए। इट्स डिप्लीशन ऑल्सो अफेक्ट क्लाइमेट। तो ओजोन की लेयर है वो इनडायरेक्टली हमारे जो क्लाइमेट है उसको इम्पैक्ट डालती है। जैसे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंज आ जाए, हमारी ओजोन लॉस हो रही है। विटामिन। अगर ओजोन लेयर है वो अल्टर करती है, जिससे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होता है एटमॉस्फेयर में वो शिफ्ट कर जाता है, विंड पैटर्न है वो शिफ्ट कर जाता है और इन्फ्लुएंस करता है वेदर के सिस्टम को। अब स्ट्रेटोस्फेयर अफेक्ट हो रही है तो विंड पैटर्न अफेक्ट हो रहा है और वेदर सिस्टम चेंज हो रहा है। दिस कंट्रीब्यूट्स टू रीजनल क्लाइमेट चेंजेस। कूलिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर देखें तो लेस ओजोन मतलब लेस एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी रेडिएशन, जिससे स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग होगी। ओजोन नहीं होगी तो एब्जॉर्प्शन है यूवी रेडिएशन का वो कम होगा, जिससे स्ट्रेटोस्फेरिक कूलिंग है वो होगी। और इस तरीके से हमारी जेट स्ट्रीम्स, पोलर वोर्टेक्स बिहेवियर ये सब अफेक्ट हो जाएंगे। सीजनल क्लाइमेट पैटर्न, इंटरेक्शन विद ग्लोबल वार्मिंग देखें अगर, तो ओजोन डिप्लीशन और ग्रीन हाउस गैस का इंक्रीज होना ये किस तरीके से लिंक होते हैं ग्लोबल वार्मिंग से। ओजोन अगर लूज करती है, लूज कूल्स द ओजोन अगर डिप्लीट होती है तो उससे क्या होगा कि जो अपर एटमॉस्फेयर है वो ठंडा पड़ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेज जो वार्म करके रखते हैं वो ना होके हमारा टेम्परेचर लोअर चला जाएगा। टुगेदर ये दोनों मिलके अर्थ के एनर्जी बैलेंस को डिस्टर्ब कर देंगे। इसको फ्लो चार्ट से भी हम मेंशन कर सकते हैं, इतना अगर ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं पूछा जाए तो आप मेन मेन चीज़ें मेंशन करके और आप ये फ्लो चार्ट बना सकते हो। जैसे डिक्रीज इन ओजोन की लेयर इन की थिकनेस में, अगर अगर ओजोन लेयर डिक्रीज करती है थिकनेस में तो ह्यूमन हेल्थ किस तरीके से इम्पैक्ट होती है, कैटरेक्ट हो सकता है, इम्यून इश्यूज हो सकते हैं, स्किन कैंसर होता है। प्लांट्स का देखें तो प्लांट्स में टिश्यू डैमेज हो जाता है, क्रॉप की डिक्रीज हो जाती है, फोटोसिंथेसिस से भी इम्पैक्ट करता है। मरीन लाइफ, फोटो फाइटोप्लैंक्टन पॉपुलेशन डिक्रीज कर जाएगी, उन पे सबसे ज्यादा हार्म होता है। फूड चेन डिसरप्ट हो जाएगी इसकी वजह से और फिश पॉपुलेशन भी डिक्रीज होगी। तो दिस इज हाउ वी कैन डू दिस। अगला पॉइंट आता है हमारा विंड और रेन से रिलेटेड। डिस्क्राइब हाउ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर लीड्स टू विंड फॉर्मेशन। तो हमें बताना है कि किस तरीके से हीटिंग ऑफ लैंड और वाटर है वो विंड फॉर्मेशन को इम्पैक्ट, मतलब विंड फॉर्मेशन को बनाती हैं। तो लैंड, डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट करती है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। इससे क्या होता है कि ये सेट करता है एयर इन मोशन। एयर जो है वो मोशन में आ जाती है और प्रोड्यूस करती है विंड सच एज सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जिसको बोलते हैं एट नाइट। तो सी ब्रीज किस टाइम पे होती है, ड्यूरिंग डे, और लैंड ब्रीज एट द टाइम ऑफ नाइट। तो ये सब किस तरीके से होता है, जब डिफरेंशियल हीटिंग होती है लैंड और वाटर की, इससे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। तो ये किस तरीके से होता है, जैसे लैंड जिस तरीके जितने फास्टली हीट हो जाएगी वाटर से ज़्यादा होती है डे टाइम में, तो क्या होता है उससे लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है। एज लैंड वार्म्स क्विकली द एयर अबाउ इट बिकम वार्म एंड राइज, क्रिएटिंग अ लोअर प्रेशर एरिया। जैसे लैंड वार्म होती है जल्दी ड्यूरिंग द डे टाइम, तो क्या होता है कि जो एयर उससे अबव होती है वो भी वार्म होती है और ये जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ राइज करने लगती है, और अगर ऊपर हवा राइज करेगी तो नीचे लो प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि वाटर जल हीट हीट स्लोली। लेकिन ये तो लैंड के केस में पड़ गया। वाटर के केस में क्या करता है कि वाटर है वो कंपैरिजन टू लैंड थोड़ा स्लो हीटअप होता है। सो जो एयर अबाउ इट स्टेज कूलर और डेंस ही रहेगी, तो ये हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। और ये डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की साइड मूव करती है। तो जो कूल एयर फ्रॉम द सी मूव करेगी टुवर्ड्स द लैंड और फॉर्मिंग द सी ब्रीज। दैट मीन्स कि डे टाइम में सी ब्रीजेस चलती हैं, लेकिन उल्टा होता है नाइट टाइम में। क्या होता है कि लैंड है वो इजीली कूल डाउन हो जाती है वाटर के कंपैरिजन में सनसेट के बाद। नाउ जो अबाउ दी वाटर है एयर हमारी वो वार्म रहेगी। ठीक है,
अबाउट द एयर, अबाउट द वाटर, एयर हमारी वार्म रहेगी और राइज करेगी और क्रिएट करेगी एक लो प्रेशर वाटर के सरफेस के ऊपर। लेकिन कूलर और डेंसर एयर फ्रॉम द लैंड, और जो लैंड है, लैंड के ऊपर कूलर एयर रहेगी, जिससे क्या होगी, वो मूव करेगी टूवर्ड्स द लो प्रेशर, जो कि कहाँ पे है, सी के ऊपर, और फॉर्म करेगी लैंड ब्रिज। तो इस तरीके से हम समराइज कर सकते हैं, अनइक्वल हीटिंग होना लैंड और वाटर का क्रिएट करता है टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस, जिससे क्या होगा, एयर मूव करेगी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और इससे विंड्स प्रोड्यूस होंगी विच आर कॉल्ड सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। तो एवरीवन गॉट इट? कमिंग टू द नेक्स्ट, कोई क्वेरी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नो डाउट। आई आपको और अदर, ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो से रिगार्डिंग, अगर आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है या समझना हो, यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेरीज, आई विल सॉल्व देम। फार्मर्स often rely on monsoon winds for irrigation, जो फार्मर्स है वो मानसून विंड्स पे रिलाई करते हैं इरिगेशन के लिए। इसके पीछे साइंटिफिक बेसिस ऑफ मानसून रेनफॉल हमें एक्सप्लेन करना। तो मानसून रेनफॉल है वो ड्राइवन की जाती है बाय द इंटेंस समर हीटिंग की वजह से। इसमें क्या होगा कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसमें समर्स में इंटेंस हीट हो जाती है, जिससे क्या होता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है, और इससे क्या होगा कि पुल पुल होता है मॉइस्चर के अंदर, जो कि विंड फ्रॉम द ओशियन मूव करती है। एज द moist air rises and cools, it condenses it to produce the widespread rainfall। तो क्या होता है कि जिस तरीके से लो प्रेशर क्रिएट होता है इंटेंस समर के टाइम में लैंड के ऊपर, तो उससे क्या होगी, जो सी से एक मॉइस्चर से भरी हुई एयर मूव करती है और राइज करती है, तो उससे क्या होता है कि वो कंडेंस हो जाती है एंड वाइड स्प्रेड रेनफॉल प्रोड्यूस करती है, जिस पे फार्मर्स डिपेंड करते हैं इरिगेशन के टाइम पे। तो साइंटिफिक बेसिस क्या है हमारी मानसून रेनफॉल का? डिफरेंशियल हीटिंग होना, स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर जोन क्रिएट होना ड्यूरिंग बोरिंग समर, जैसे कि जून से सितंबर में देखें तो जो इंडियन का लैंड मास है वो हीटअप हो जाता है, और जो हीटिंग है वो कॉज करती है एयर टू राइज, लो प्रेशर क्रिएट होगा, जिससे क्या होगी कि ओशन की वो एयर है वो स्लोली मूव करेगी और ये रिटेन कर देंगे हाई प्रेशर एरिया रिलेटिव टू द लैंड, क्योंकि वो हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर हाई प्रेशर हो जाता है ना वहाँ पे क्रिएट ओशन के सरफेस के ऊपर, जिससे वो मूव करेगी लैंड के टुवर्ड्स, क्योंकि कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो लैंड पे लो प्रेशर होता है, और ये प्रेशर कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मॉइस्ट एयर उसके साइड फुल फ्रॉम द इंडियन ओशन टुवर्ड्स द लैंड, और मॉइस्चर लेडन विंड्स मूव टुवर्ड्स इंडिया। तो ये अभी हमने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से जो ओशन की एयर है वो मूव करती है टुवर्ड्स द इंडिया, मतलब इंडियन ओशन से मूव करती है एयर, मॉइस्चर्ड एयर फ्रॉम द ओशन सरफेस टुवर्ड्स द लैंड। तो जो इनकमिंग विंड है वो पार्ट होती है हमारे मॉनसून सर्कुलेशन सिस्टम, जो कि बैलेंस करती है एनर्जी एटमॉस्फेयर की। ये विंड कैरी करती है लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स, जो कि इवेपोरेट होते हैं फ्रॉम द वार्म ओशन सरफेस। ट्रोपोस्फेरिक ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, ये क्या होता है कि इसमें क्या होती है, मानसून जो है वो सस्टेन बाय लार्ज स्केल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब ओवरटर्निंग सर्कुलेशन क्या होता है, जिसमें वार्म मॉइस्ट एयर राइज करती है ओवर द हीटेड लैंड, कूल करते हैं एट हाई ऑल्टीट्यूड एंड रिलीजेस लेटेंट हीट, और ये फर्दर स्ट्रेंथ करती है अपवर्ड मूवमेंट और रेनफॉल। जो वार्म और मॉइस्ट एयर है लैंड के ऊपर क्रिएट हो रही है, वो जब वार्म हो जाती है तो लो प्रेशर क्रिएट करके ऊपर मूव करती है, लेकिन हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाके वो कूल डाउन कर जाती है और रिलीज करती है लेटेंट हीट, जो कि उनके अपवर्ड मोशन को स्ट्रेंथन करती है और रेनफॉल में रिजल्ट करती है। तो कंडेंसेशन और रेनफॉल किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे हम, कि एज द मॉइस्ट एयर राइजेस, ये कूल करेगी, कंडेंस करेगी, क्लाउड फॉर्म कर लेगी, और हैवी होने के बाद सस्टेन्ड रेनफॉल को रिड्यूस करेगी। स्पेशली ओवर सेंट्रल एंड नॉर्थर्न इंडिया में होती है ये कंडीशन, और नियरली 80% जो इंडिया की एनुअल रेनफॉल है वो इसी पीरियड के दौरान अकर करती है। सीजनल इवोल्यूशन क्या होता है कि मॉनसून इवोल्व होता है जून से सितंबर के दौरान, जो कि इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय द इंटरेक्शन
विद अदर क्लाइमेटिक कंपोनेंट्स, जैसे कि हमारा सिर्फ इन मतलब लैंड सरफेस को ही नहीं से ही इन्फ्लुएंस नहीं होता, इंडियन ओशन के कंपोनेंट पे भी डिपेंड करता है, क्लाइमेट कंपोनेंट पे, और लैंड एंड ओशियन लैंड एटमॉस्फेयर के फीडबैक पे, और ग्लोबल क्लाइमेट ड्राइवर। तो फार्मर्स हैं, वो अगर हम इंक्लूड करें अपनी पूरी को, तो फार्मर्स किस तरीके से मॉनसून विंड पे डिपेंड करते हैं। जो मॉनसून रेन्स है वो प्रोवाइड करती है एक प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर के टाइम पे एक प्राइमरी सोर्स वाटर क्या होगा, मॉनसून। बहुत सारे इंडिया के पार्ट में ऐसा होता है, और इस तरीके से वो सोइल के मॉइस्चर को रिप्लेनिश कर पाते हैं, रिवर्स फिल कर पाते हैं, रिजर्वियर्स फिल होते हैं, सपोर्ट होता है उनकी क्रॉप की ग्रोथ में विदाउट द नीड फॉर द आर्टिफिशियल इरिगेशन। और अच्छा मॉनसून जब हो जाता है तो वो डायरेक्टली बूस्ट करता है क्रॉप की यील्ड को। लाइक वाइल जो वीक मॉनसून अगर किसी ईयर में क्रिएट होता है या अकर करता है, तो वो ड्राउट और क्रॉप फेलियर में रिजल्ट कर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विंड पैटर्न से रिगार्डिंग ही है कि सपोज करो कोई विंड पैटर्न शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। प्रिडिक्ट करो कि इसकी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से अफेक्ट होगी इंडिया के अंदर। तो ग्लोबल वार्मिंग है वो टेम्परेचर को अल्टर करती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट्स अल्टर करेंगे लैंड और ओशियन पे, तो क्या होगा, दिस लीड्स टू चेंजेस इन विंड सर्कुलेशन। इससे क्या होगी कि जो विंड सर्कुलेशन है वो भी चेंज करेगी, विच डायरेक्टली अफेक्ट द ऑनसेट इंटेंसिटी स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉनसून रेनफॉल इन इंडिया। अब इससे विंड सर्कुलेशन में भी चेंज आएगा, तो डायरेक्टली ये इम्पैक्ट डालेगा किस पे, मॉनसून की रेनफॉल पे। तो सबसे फर्स्ट हम अगर रीजन अफेक्ट किस किस तरीके से अफेक्ट होंगी चीजें, तो इसका आएगा क्या, तो इंटेंस हो जाएगा या फिर वीक पड़ जाएगी हमारी मॉनसून में। इसके पीछे क्या स्टडीज शो करती हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है हमारा, वहाँ पे क्या होता है कि 40% तक भी इंक्रीज हो जाती है मॉनसून की जो रेनफॉल है, जो कि ऑब्जर्व किया गया है लास्ट डेकेड में ड्यू टू स्ट्रोंगर मॉनसून विंड। जब अगर स्ट्रॉन्ग मॉनसून विंड्स चलेंगे तो अभी कुछ लास्ट डिकेड मतलब 10 साल जो हमारी पिछली 10 साल है उसमें 40% इंक्रीज मिला है मॉनसून रेनफॉल में टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट इंडिया। इन कॉन्ट्रास्ट अगर सेंट्रल इंडिया में देखिए तो यहाँ पे मॉनसून वीक पड़ा है, 10% डिक्लाइन आया है। एवरेज जो रेनफॉल होती है मिड 20th सेंचुरी से अगर देखें, रेनफॉल जोन का शिफ्ट होना किस तरीके से होता है, जब ग्लोबल वार्मिंग अनइवन हीटिंग क्रिएट करती है हमारे लैंड पे, तो उससे क्या होगा कि शिफ्ट हो जाता है लोअर प्रेशर जोन में, जो कि रिजल्ट करती है रेनफॉल बेल्ट मूव कर जाते हैं टुवर्ड्स नॉर्थवर्ड और वेस्टवर्ड, causing excess rain in some regions and deficits in others। कि ये जो अनइवन हीटिंग होती है इससे क्या होता है, जो रेनफॉल बेल्ट है वो मूव कर जाती है, क्या तो नॉर्थवर्ड मूव कर जाएंगे या वेस्टवर्ड मूव कर जाएंगे, जिससे कुछ रीजन में तो एक्सेस ऑफ रेनफॉल हो जाती है और कुछ में डिफिजिट हो जाती है। इंक्रीज हो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंक्ड होता है कि जो मोस्ट फ्रीक्वेंट फ्लड्स साइक्लोन्स और इंटेंस रेनफॉल इवेंट्स होते हैं वो इन्हीं से इम्पेक्टेड होते हैं। ग्रेटर रीजनल वेरिएबिलिटी आती है अगर कुछ रीजन में अबव नॉर्मल रेनफॉल हो रही है while कुछ प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स फेस कर रहे हैं। ये अनसर्टेनिटी इंक्रीज होना मॉनसून की प्रिडिक्टेबिलिटी और अफेक्ट करती है एग्रीकल्चर और वाटर रिसोर्सेज को। फर्दर इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि प्रिडिक्टिव इफेक्ट क्या है इंडियन रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन में। एक्सेस रेनफॉल लाइकली भी कब होती है, कहाँ होती है, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होती है मेनली। नॉर्थ एक्सेस रेनफॉल जो कि इंक्रीजिंग ट्रेंड में चल रही है हिमालयन फुटहिल्स में, कोस्टल रीजन में ड्यूरिंग साइक्लोन एक्टिविटी। अब एक्सेस रेनफॉल लाइकली किस रीजन में होगी, नॉर्थ वेस्ट में, हिमालयन फुटहिल्स में और कोस्टल रीजन में जहाँ पे साइक्लोनिक एक्टिविटी रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस रेनफॉल कहाँ कहाँ ऑब्जर्व करी गई है, सेंट्रल रीजन ऑफ इंडिया में, जिससे वीकेंड ट्रेंड शो हो रहा है, रेन शेडो रीजन और इंटीरियर पेनिनसुलर एरिया। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ, अब फ्रीक्वेंसी किसकी बढ़ गई है, क्लाउड बर्स्ट की, फ्लैश फ्लड की और शॉर्ट ड्यूरेशन और हाई इंटेंसिटी रेनफॉल।
कंफ्यूज किस तरीके से करेंगे। ए शिफ्ट इन विंड पैटर्न ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग मेक इंडियाज मोस्ट इरेटिक और रीजनल अनइवन एंड प्रोन टू एक्सट्रीम। अनइवन मॉनसून हो गया है, मोस्ट इरेटिक हो गया है, प्रोन हो गए हैं कुछ कुछ एक्सट्रीम्स पे। कुछ एरिया रिसीव करते हैं एक्सेस रेनफॉल, लेकिन कुछ डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहे हैं, रिसीव हो रही हैं उस एरिया को और डायरेक्टली इम्पेक्ट कर रही है उनकी एग्रीकल्चर, वाटर स्कैर्सिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसके क्वेश्चन, तो डिफरेंशिएट करना है ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब ग्लोबल वार्मिंग से भी हीटअप होती है और ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी हीटअप होती है हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर है वो। तो हमें उसको सूटेबल एग्जाम्पल से समझाना है। तो ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट आर क्लोजली रिलेटेड बट नॉट द सेम। वन इज द नेचुरल प्रोसेस। इनमें से एक तो नेचुरल प्रोसेस है और एक है ह्यूमन ड्राइवन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर देखें तो एक नेचुरल प्रोसेस होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसमें हीट ट्रैप होती है और अर्थ अपने पास वो एब्जॉर्ब करके रखती है, वार्म करती है अर्थ का एटमोसफेयर, और जो कि बहुत इफिशिएंट होता है ना, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं रह रहे हैं उनके लिए। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का देखें तो ये राइज इन एवरेज अर्थ टेम्परेचर, तो एवरेज अर्थ के टेम्परेचर से राइज हो जाना वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। ये किस लिए होता है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हम एक्सेसिव रिलीज कर रहे हैं ड्यू टू हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, उससे ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट करती है। तो अगर इनका नेचर देखिए, ये नेचुरल होती है ग्रीन हाउस इफेक्ट और असेंशियल भी होती है लाइफ के लिए। ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एनहेंस्ड होती है, हार्मफुल जब एक्सेस में हो जाती है। तो इसके कॉजेज क्या है, ये कोज्ड बाय नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि CO2, मीथेन, वाटर वेपर। इसमें क्या बताना है कि किस तरीके से कोज होते हैं। तो नेचुरल ग्रीन हाउस गैस इन गैसेज की जैसे होती है। ग्लोबल वार्मिंग होती है बर्निंग फॉसिल फ्यूल, डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इमिशन एंड एक्सेट्रा। रोल क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट का, वो टेम्परेचर का, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है ताकि हैबिटेबल लाइफ बनी रहे। लेकिन ग्रीन हाउस गैसेस का तो ये हो गया, और ग्लोबल वार्मिंग क्या करेगा कि क्लाइमेट चेंज को इम्पेक्ट करेगा, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, सी लेवल राइज में रिजल्ट करेगा। आउटकम क्या आएगा, स्टेबल क्लाइमेट सुटेबल फॉर लाइफ क्रिएट होता है ग्रीन हाउस गैसेस से। लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट रिजल्ट होते हैं हमें, जैसे हमने अभी रेनफॉल वाले एग्जांपल्स पढ़े, हीट वेव्स जनरेट होंगी ज़्यादा से ज़्यादा और अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न। एग्जाम्पल हमें बताना है ग्रीन हाउस इफेक्ट का कि अर्थ के पास अगर ग्रीन हाउस नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो अर्थ का टेम्परेचर वुड बी नियरली इक्वल्स टू -33 डिग्री सेल्सियस कोल्डर, नहीं सॉरी 33 डिग्री, अभी जितना टेम्परेचर है ना उसे 33 डिग्री सेल्सियस कोल्डर रीजन होता। अगर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखें, हम एग्जांपल देखें तो जो इंक्रीज हो रहा है ग्लोबल टेम्परेचर ड्यू टू राइज इन CO2 लेवल फ्रॉम इंडस्ट्री को फेकर हो गया। ग्रीन हाउस इफेक्ट के एग्जांपल हम अभी बढ़ चुके हैं। सनलाइट जैसे भी किस तरीके से होती है, ये सनलाइट रीच करती है अर्थ के पास, अर्थ अब्जॉर्ब करती है हीट, अर्थ इमिट करती है इंफ्रारेड रेडिएशन। इसको हम फ्लो चार्ट के फॉर्म में इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम राइट अप में भी लिखे तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन है। ग्रीन हाउस गैसेस है वो ट्रैप हो जाती हैं और पार्ट ऑफ हीट हीट अप करने में और कीप द अर्थ वार्म। विदाउट दिस नेचुरल प्रोसेस जो हमने अभी डिस्कस किया कि टू कोल्ड फॉर द लाइफ। एग्जाम्पल देखें हम क्या ग्लोबल वार्मिंग का, तो कोल, पेट्रोल, डीजल जिससे इंक्रीज होती है CO2, एक्सेस CO2 स्ट्रेंथ करती है हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट को और मोर हीट ट्रैप होगी राइज इन ग्लोबल एटमॉस्फेयर। कंक्लूजन क्या लिखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल होती है, बेनिफिशियल प्रोसेस। तो यू कैन राइट द कंक्लूजन, बार बार रिपीटेशन नहीं करना है। 8 क्वेश्चन पे आते हैं। एक सिटी रिपोर्ट करती है फ्रीक्वेंट एसिड रेनफॉल, ठीक है। आइडेंटिफाई करो लाइकली पोल्यूटेंट्स क्या है जो इस चीज के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, और केमिकल रिएक्शन बतानी है। तो फ्रीक्वेंट एसिड रेन हो रही है, लाइकली पोल्यूटेंट्स बताने जो कि इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
और हमें केमिकल रिएक्शन बतानी है जो एटमॉस्फेयर में हो रही है, जो एसिड रेन में कन्वर्ट होती है। तो फ्रीक्वेंट एसिड रेन सिटी में हुई है, मेनली इसका कॉज क्या हो सकता है कि इमिशन होना बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन की कोई भी ऑक्साइड का, इंडस्ट्री से, व्हीकल से, पावर प्लांट से। और ये गैस जब रिएक्ट करती है वाटर के साथ, ऑक्सीजन के साथ और अदर एटमॉस्फेरिक केमिकल, तो ये फॉर्म करती है सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जो कि फॉल करता है एज अ एसिड रेन, राइट। तो यू कैन इजीली डिफाइन एसिड रेन क्या होती है। तो अब इसके लाइकली रेनफॉल, एसिड रेनफॉल को अलग से डिफाइन किया है कि रेफर्स टू प्रेसिपिटेशन विद अ पीएच लोअर देन नॉर्मल रेन वाटर दैट इज नियरली इक्वल्स टू 5.6 की पीएच का. It occurs when certain air pollutants undergo chemical reaction in the atmosphere form strong acids. Easy. Likely pollutants responsible क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है जो कि रिलीज होती है फ्रॉम बर्निंग कोल, ऑयल, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस. NOx जो कि इमिट होती है फ्रॉम मोटर व्हीकल, थर्मल पावर प्लांट, इंडस्ट्री फर्नेस. अदर कंट्रीब्यूटर्स हैं हमारी ऑयल रिफाइनरीज हो गई, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई जो कि नेचुरल प्रोसेस है, पर सिटीज के अंदर एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं जो डोमिनेट करते हैं. तो फर्दर जो ये अननेसेसरी गैसेस जो एसिड रेन में रिजल्ट कर जाती हैं. केमिकल रिएक्शंस देखें इसके रिगार्डिंग जो एटमॉस्फेयर में होती हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फर्स्टली सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगी ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म SO3, और ये SO3 रिएक्ट करेगी जो वाटर वेपर, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, और फॉर्मिंग H2SO4. सेकेंड अगर कंडीशन देखें किसकी, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसमें NO नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी. नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके और ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्ट करके HNO3 फॉर्मेशन करते हैं. अब इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा एसिड रेन का, एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि सोइल एसिडिक हो जाएगी, क्रॉप डैमेज होंगी, फॉरेस्ट की जो ग्रोथ है वो इम्पैक्ट हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगा, वाटर बॉडीज में लेक और रिवर वाटर है वो एसिडिक हो जाएगा, जिससे एक्वेटिक लाइफ इम्पैक्ट होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोजन ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, मॉन्यूमेंट्स और मेटल जिसके हम एग्जांपल बहुत सारे बहुत सालों से देख भी रहे हैं. आगरा में जो ताजमहल है उसके ऊपर कितना ज़्यादा हुआ था. और हेल्थ पे देखें तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा, इनहेलेशन की दिक्कत, क्योंकि एसिडिक एरोसोल्स ब्रीदिंग किए जाएंगे तो उससे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज होंगे. तो इस तरीके से हम इसका कंक्लूजन राइट डाउन कर सकते हैं पेपर के टाइम में. सजेस्ट करो 2 मेजर्स टू रिड्यूस पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स इन अर्बन एरिया, और वो किस तरीके से काम करते हैं. तो पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो कि पार्टिकुलेट मैटर होंगे 2.5 जिसका मेंशन किया जाता है, और 10. तो ये 2.5 और 10 क्या कहलाएगा, ये इनकी माइक्रोमीटर साइज का इंडिकेशन है. तो ये टाइनी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं जो कि एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं. ये ओरिजिनेट करते हैं मेनली फ्रॉम व्हीकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और बर्निंग ऑफ फ्यूल. कंट्रोलिंग देम इज एसेंशियल फॉर पब्लिक हेल्थ. इनको कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है पब्लिक हेल्थ को देखते हुए और एनवायरनमेंट की क्वालिटी को देखते हुए. तो मेजर्स और इनकी वर्किंग किस तरीके से है, तो हम इनको किस तरीके से इम्प्रूव, इनको रिमूव कर सकते हैं या थोड़ा सा कंट्रोल में ला सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स का यूज़ कर सकते हैं. जैसे इंडस्ट्रियल चिमनी है उनमें फिट कर दो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर. इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज़ करती है ये टेक्नोलॉजी है, ये अट्रैक्ट करती है और ट्रैप करती है डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स को, और चार्ज जो प्लेट है इसके अंदर वो कलेक्ट कर लेती है पार्टिकलेट्स को, प्रिवेंट करती है रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. इसका इफेक्ट क्या होगा, सिग्निफिकेंटली जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो रिड्यूस कर जाएंगे, इमिशंस होगा ही नहीं एनवायरनमेंट के अंदर. प्रमोट करेंगे हम ग्रीन बेल्ट्स और अर्बन वेजिटेशन. जैसे इसका वर्किंग किस तरीके से कराएंगे कि ट्रीज और प्लांट्स मेनली एक्ट करते हैं एज नेचुरल फिल्टर्स, जो कि अननेसेसरी हमारे पोल्यूटेंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे वो ट्रैप करते हैं डस्ट को और एब्जॉर्ब करते हैं पोल्यूटेंट को. लीव्स एंड सरफेस कैप्चर्स पार्टिकुलेट मैटर, रिड्यूस करते हैं इसकी कंसंट्रेशन एयर में. तो इस तरीके से ये अफेक्ट करती हैं हमारी एयर क्वालिटी को, लोअर करती है पार्टिकुलेट लोड को और प्रोड्यूस करती है ऑक्सीजन को. तो हम ग्रीन बेल्ट्स और अर्बन वेजिटेशन करके ये चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं.
कंक्लूजन हम किस तरीके से कर देंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो इंडस्ट्रियल इमिशंस को कंट्रोल कर लेंगे। ग्रीन बेल्ट्स है वो एम्बियंट अर्बन पार्टिकुलेट्स हैं उनको रिड्यूस करेंगी और टुगेदर ये हेल्प करेंगी एयर पोल्यूशन को कंट्रोल में और प्रोटेक्ट करेंगे पब्लिक हेल्थ को। So the next question says distinguish between classical smoke and photochemical smoke। ये दो तरीके की स्मोक होती है जो कि एक काइंड ऑफ एयर पोल्यूशन होता है जो कि फॉर्म होता है बाय द इंटरेक्शन ऑफ स्मोक, फॉग एंड केमिकल पोल्यूशन। इट एग्जिस्ट इन टू मेजर फॉर्म्स। ठीक है, जो स्मोक होती है वो दो मेजर फॉर्म में पाई जाती है, दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती है मेजरली। तो वन ऑफ देम इज द क्लासिकल स्मोक जो कि मिक्सचर होती है स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड की। ठीक है, और फोटोकेमिकल स्मोक इसकी कॉम्बिनेशन होती है। इट इज द ब्राउनिश हेज काइंड ऑफ इसका विजुअल होता है जो कि फॉर्म होती है बाय द सनलाइट ड्रिवन रिएक्शंस। किसके बीच में? नाइट्रोजन ऑक्साइड के बीच में होती है, सनलाइट के साथ और हाइड्रोकार्बन के साथ। नेचर क्या होता है क्लासिकल स्मोक का? ये लंदन स्मोक की कहलाती है जो कि मेनली कूल और ह्यूमिड कंडीशंस में आकर करती है। लेकिन फोटोकेमिकल स्मोक को लॉस एंजलिस स्मोक कहा जाता है जो कि फॉर्म होती है वार्म और सनी कंडीशन के अंदर। मेजर पोल्यूटेंट्स हम दोनों स्मोक के देखें तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होती है और पार्टिकुलेट मैटर। नाइट इसमें फोटोकेमिकल स्मोक में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल कंपाउंड्स VOCs। केमिकल रिएक्शन अगर देखेंगे किस तरीके से होती है, SO2 की फोक के साथ रिएक्शन होती है तो ये सल्फ्यूरस स्मोक क्रिएट कर देता है। बाकी फोटोकेमिकल में नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोकार्बन प्लस सनलाइट के साथ रिएक्ट करके ओजोन और फिर फर्दर परोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN की फॉर्मेशन करते हैं। अगर इनके कलर को देखें तो कलर किस तरीके से होता है कि कलर क्या है, क्लासिकल स्मोक का होता है ग्रेश ब्लैकिश स्मोक लाइक अपीयरेंस होता है। और फोटोकेमिकल का जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा ये ब्राउनिश हेज होती है जो कि इनकी फॉर्मेशन से होती है, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन। इफेक्ट क्या क्या होते हैं इनके कि ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करते हैं, इरिटेशन, कोरोजन ऑफ मेटल। और फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करती है आई इरिटेशन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और डैमेज टू क्रॉप एंड रबर। So this is how we can differentiate between the classical smoke and photochemical smoke. It's easy। आप लोग बेटर रहेगा कि आप नोट डाउन कर लेंगे और फिर साथ के साथ तरीके से क्लास अटेंड करें तो आपको याद हो जाएगा कि इनका एग्जांपल देखें तो क्लासिकल स्मोक फर्स्ट टाइम लंदन 1952 में इसको ऑब्जर्व करके इसको नाम दिया एंड फिर स्मोक इवेंट हुआ था ड्यू टू कोल्ड वार्मिंग। फोटोकेमिकल स्मोक क्या होती है? लॉस एंजलिस स्मोक कहलाती है। फ्रीक्वेंटली ये तब होती है जब हैवी ट्रैफिक होता है सनलाइट के टाइम पे। तो कंक्लूजन में हम दोनों का इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं ज़्यादा रिपीटेशन करने की अवॉइड कर रही हूँ कि रिपीट ना करूँ मैं बार बार कोई भी चीज़ें जो है। तो कंक्लूजन ऑब्वियसली जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं उससे रिगार्डिंग चीज़ें अगर आपको देखना है तो आप पॉज करके देख सकते हो, अदरवाइज हम मोस्टली चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, मैं वही ही स्किप करने की कोशिश ताकि आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, बोरिंग ना लगे। बाकी पेपर के टाइम में क्या ही बोलें। व्हाई इज फोटोकेमिकल स्मोक मोर कॉमन इन सिटीज? सिटीज के अंदर फोटोकेमिकल स्मोक ज़्यादा कॉमन क्यों होती है विद हाई ऑटोमोबाइल ट्रैफिक? अब जैसे हमने पढ़ा था कि फोटोकेमिकल स्मोक जब बनती है जब ब्राउन सनलाइट रिएक्ट करती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो ये स्पेशली प्रिवेलेंट होता है अर्बन एरिया में क्योंकि हैवी ट्रैफिक के दौरान ही रिलीज होता है। तो इसके पीछे अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑटोमोबाइल का इमिशन क्या होता है? व्हीकल्स रिलीज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ NOx, जिससे में क्या होता है कि नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी रिलीज होती है और अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन भी रिलीज होता है, VOCs जिनको बोलते हैं। अब इसके साथ रोल ऑफ सनलाइट क्या होता है कि वार्म और सनी कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये पोल्यूटेंट अंडरगो करते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन, दैट इज NO2 रिएक्ट विद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्मिंग नाइट्रोजन नाइट्रस नाइट्रो नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेडिकल, जिसमें क्या होगी जो फ्री ऑक्सीजन है वो कंबाइन करती है ऑक्सीजन के साथ O2 मॉलिक्यूल्स के साथ और फिर ओजोन बनाती है O3। तो फर्दर इसमें क्या होता है जो हाइड्रोकार्बन रिएक्ट करते हैं NOx के साथ एंड फॉर्मिंग पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, दैट इज पैन एंड देयर ऑक्सीडेंट। तो रिजल्ट क्या होगा? एक टॉक्सिक मिक्सचर बन जाता है ओजोन का, पैन का और एल्डिहाइड जो एक्यूमुलेट कर जाता है प्रोड्यूस करता है फोटोकेमिकल स्मोक। ये कॉमन क्यों है हाई ट्रैफिक सिटीज में? क्योंकि यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन ऑफ NOx रिलीज होता है और हाइड्रोकार्बन रिलीज होता है फ्रॉम द व्हीकल। और डेंस अर्बन लेआउट की वजह से जो पोल्यूटेंट्स है वो ट्रैप हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग सनलाइट रहती है सिटीज के अंदर जिससे एक्सेलरेट कर जाती है रिएक्शन। और लिमिटेड डिस्पर्सन होता है क्योंकि टॉल टॉल बिल्डिंग्स होती है, स्टेगनेंट एयर जाती है, इस वजह से ये रिएक्शन को एक सपोर्ट मिल जाता है।
टू परफॉर्म हैवी। तो इसी तरीके से हम इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं कि कैसे हैवी ट्रैफिक की वजह से जो अननेसेसरी पोल्यूटेंट्स है वो इंक्रीज कर जाता है और सनलाइट के रिएक्शन में दे फॉर्म और ओजोन एंड फैन और फिर हार्मफुल स्मोक कंडीशन क्रिएट हो जाती है। एक सिटी है वो एक्सपीरियंस करती है फोटोकेमिकल स्मोक समर के दौरान। तो इसके पीछे एक्सप्लेनेशन बताओ। ये कर देंगे हम एक्सप्लेन, जो हम अभी रिवाइज भी कर चुके हैं ऊपर कि क्या क्या फोटोकेमिकल रिएक्शन होंगी, क्या पोल्यूटेंट्स होंगे, किसके किसके साथ रिएक्शन होंगी, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक होगा, इसके प्रिवेंटिव मेजर्स देख लेते हैं। तो प्रमोशन ऑफ, हम क्लीन फ्यूल्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा प्रमोट करें। ये किस तरीके से काम करेगा अगर हम इनको प्रमोट करेंगे, तो जैसे सीएनजी वाले व्हीकल्स यूज हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज हो, इम्प्रूव्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जो कि एनओएक्स का ज़्यादा प्रोडक्शन ना करते हो और हाइड्रोकार्बन इमिशंस नहीं करते हो ज़्यादा, विद फ्यू प्रिकर्सर पोल्यूटेंट्स हो, फोटोकेमिकल रिएक्शंस वो मिनिमाइज हो जाएंगी इस तरीके से और स्मोक फॉर्मेशन डिक्रीज हो। तो समहाउ वी कैन write it down like this at conclusion. Further coming to the next question, explain the process of ozone formation in stratosphere. स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर। तो अभी जो हमने O3 ओजोन फॉर्म होती हुई देखी वो फॉर्म हो रही थी। अभी इसके बाद जो मेन हमारी जो स्ट्रेटोस्फेयर में फॉर्म होती है, जो हमारे लिए एक प्रोटेक्शन का काम करती है, तो हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है। अभी ये स्ट्रेटोस्फेयर में जो बन रही है इसको प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों कहा जाता है? तो O3 जो क्या होती है वो स्ट्रेटोस्फेरिक फॉर्म ऑफ ओजोन लेयर होती है जो कि लोकेटेड होती है अबाउ 10 से 50 किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस, और ये वाइटल रोल प्ले करते हैं प्रोटेक्टिंग लाइफ बाय एब्जॉर्बिंग यूवी रेडिएशन। तो इसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या कहते हैं? चैपमैन रिएक्शन इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर एज पर एमसीक्यू बेसिस के हिसाब से देखें तो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है ओजोन फॉर्मेशन का? फोटो डिसोसिएशन होता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का। दैट इज अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होगा? ब्रेक डाउन हो जाएगा सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल्स में, इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम्स में, और फिर फर्दर वो सिंगल जो इंडिविजुअल ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करके ओजोन फॉर्मेशन करेगा। दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। अब इसका डायनेमिक बैलेंस करेंगे हम। तो इसमें जो एटमॉस्फेयर में डायनेमिक बैलेंस होता है उसमें क्या होता है? ओजोन मॉलिक्यूल जब यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है तो वो ब्रेक करता है एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ O3 O2 एंड O। ये साइकिल मेंटेन रहती है और इससे डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना रहता है ओजोन का इन स्ट्रेटोस्फेयर। वाई ओजोन को प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों कहा गया है? क्योंकि जो ओजोन है वो एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन, एब्जॉर्ब करती है मोस्ट ऑफ द यूवी बी एंड यूवी सी रेज को, ये पहले ही एब्जॉर्ब कर लेती है और प्रिवेंट करती है ताकि वो अर्थ तक रीच ना कर सके, और प्रोटेक्ट करती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि उनको कोई ह्यूमन बींग्स वजह से स्किन कैंसर, कैटरेक्ट और डीएनए डैमेज ना हो। सेफ गार्ड कर रखती है प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन, जिनके हमने इनके रीजन पढ़ लिए इनकी किस तरीके से होते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होता है, राइट। मेंटेन करती है क्लाइमेट की स्टेबिलिटी को, क्योंकि अगर ज़्यादा सोलर रेडिएशन आएंगी वो एटमॉस्फेरिक एनर्जी बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकते हैं अगर सोलर रेडिएशन मेंटेन नहीं होंगी तो। कंक्लूड हम इस तरीके से कर सकते हैं कि स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन होती है, यूवी ड्रिवन रिएक्शंस होती हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ, और ये बैलेंस बनाए रखती है, प्रोटेक्टिव शील्ड होती है, हार्मफुल रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी बनाए रखती है। तो इसको हम इस फॉर्म में भी राइट डाउन कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्दर कमिंग टू द नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। रोल ऑफ डुअल रोल क्या होता है इसका, ये भी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन, डिसोसिएशन ऑफ ओजोन का फॉर्मेशन फॉर्मेशन फिर ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन किस तरीके से होता है, फोटो डिसोसिएशन होता है ओजोन का, और रिसाइकलिंग रिएक्शन, दैट इज इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है उस चीज का। इसको समराइज कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन डू द क्वेश्चन आंसर। सेम क्वेश्चन था, इससे मैंने रिपीट नहीं कराया। एज यू ऑल नो, ओजोन होल क्या होता है और उसका हमें, हाउ डज द पोलर वोर्टेक्स कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ओवर एंटार्क्टिका? एंटार्क्टिका के ऊपर पोलर पोलर वोर्टेक्स किस तरीके से कंट्रीब्यूट करता है टू इट्स फॉर्मेशन, ओजोन होल की फॉर्मेशन एंटार्क्टिका में? तो ओजोन होल क्या होता है? एक स्पेसिफिक इज द रीजन ऑफ सिवियरली डिप्लीटेड ओजोन, जहाँ पे ओजोन होल क्या होता है, जहाँ पे डिप्लीटेड ओजोन होगी, लाइक देयर इज ओजोन की जो लेयर है उसमें होल क्रिएट हो जाए स्ट्रेटोस्फीयर में ओवर एंटार्क्टिका। ये मेनली अगर करते हैं ड्यूरिंग द सदर्न हेमिस्फीयर स्प्रिंग, दैट इज अगस्त और अक्टूबर में अगर करता है मेनली। तो पोलर वोर्टेक्स क्या करता है? वो कंट्रीब्यूट करता है बाय क्रिएटिंग एक्सट्रीमली कोल्ड और आइसोलेटेड कंडीशन वहाँ पे, जिससे क्या होगा, ये अलाउ करता है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड को वो बन जाए, और विच टर्न टू एक्टिवेट क्लोरीन एंड ब्रोमीन कंपाउंड्स दैट डिस्ट्रॉय ओजोन। तो इस टाइम पे क्या होता है, पोलर वोर्टेक्स कंट्रीब्यूट करता है एक्सट्रीमली कोल्ड और आइसोलेटेड कंडीशन जो कि अलाउ करती है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बन जाए और वो एक्टिवेट कर दें क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपाउंड को, जो कि डिस्ट्रॉय करता है ओजोन को।
इसी तरीके से ओजोन होल फॉर्म हो जाता है। तो ओजोन होल होता क्या है, ओजोन होल इज नॉट अ लिटरली होल, लिटर होल की तरीके से नहीं होता, बट एक वो रीजन होता है जहाँ पे टोटल कॉलम ओजोन ड्रॉप बिलो 20। तो ओजोन को किस चीज में मापते हैं हम, डोप्सन की यूनिट में ना माप मेजर किया जाता है, दैट इज। तो वहां पे सिर्फ 20 डोप्सन यूनिट ही, 220 डोप्सन बिलो चला जाता है। जो ओजोन का एक रीजन होता है ना, जिसमें एक पर्टिकुलर डोप्सन यूनिट होती है, तो वो ड्रॉप डाउन कर जाती है। ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था अर्ली 1980s में, और जो कि रीअकर करता है, स्पेलिंग मिस्टेक है, रीअकर करता है, रिकर एनुअली ओवर एंटार्क्टिका। ठीक है, एंटार्क्टिका पे एनुअली रीअकर करता है। द डिप्लीशन इज कॉज्ड प्राइमरीली बाय ह्यूमन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मेनली होल फॉर्मेशन होता क्यों है, क्योंकि जो प्राइमरीली ह्यूमन मेड क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसका फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है, और ये डिप्लीट करता है हमारी ओजोन को, और इससे ओजोन होल क्रिएट होता है। रिलेटेड हेलोजेंस कंपाउंड है, वो रिलीज होते हैं फ्लोरीन ब्रोमीन आइटम्स, जो कि कैटालिटिकली डिस्ट्रॉय करता है ओजोन के मॉलिक्यूल्स को। तो रोल ऑफ पोलर वोर्टेक्स क्या होता है, जो पोलर वोर्टेक्स होता है वो लार्ज होता है, स्टेबल सर्कुलेशन ऑफ विंड होती है अराउंड अंटार्कटिका, जो कि डेवलप होती है ड्यूरिंग विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग, जो कि क्रूशियल रोल प्ले करते हैं इन द ओजोन होल फॉर्मेशन। तो पोल ओजोन होल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, पोलर वोर्टेक्स, जो कि एक लार्ज स्टेबल सर्कुलेशन ऑफ विंड्स होती हैं अंटार्कटिका के अंदर, जो कि विंटर या अर्ली स्प्रिंग में डेवलप होती है, और ओजोन होल का फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर फॉर्मेशन देखते हैं, आइसोलेशन ऑफ एयर मासेस होता है यहाँ पे। क्या कि वोर्टेक्स है वो ट्रैप करता है एयर को अंटार्कटिका के ऊपर, और प्रिवेंट करता है मिक्सिंग विद ओजोन रिच एयर फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड। तो लोअर लैटिट्यूड से उनकी मिक्सिंग को प्रिवेंट करता है, और ये आइसोलेशन अलाउ करता है केमिकल रिएक्शन इंटेंसिफाई विद इन दी वोर्टेक्स, और फिर वोर्टेक्स के अंदर जहाँ पे ट्रैप हो रही है एयर, सिर्फ वहीं पे केमिकल रिएक्शन को इंटेंसिफाई कर देता है। एक्सट्रीम कूलिंग वोर्टेक्स के अंदर क्या होता है कि रिलीज करता है फॉर्मेशन का उसका वेरी लो स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिक्रीज कर जाता है, इस वजह से ये प्रमोट करता है फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स। तो उससे टेम्परेचर जिस तरीके से डिक्रीज करता है ना, उस उसी हिसाब से जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड है उनका फॉर्मेशन होने लगता है। एक्टिवेशन ऑफ हेलोजेंस, जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स होते हैं, वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं जिसमें रिएक्शन होती है, जिसमें इनएक्टिव क्लोरीन और ब्रोमीन कंपाउंड होते हैं, वो एक्टिव रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये कैटालिटिकली डिस्ट्रॉय करते हैं ओजोन को, दैट इज ये बाकी रिएक्शंस को छोड़ के ये रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, एंड दे फॉर्म ClO एंड ऑक्सीजन गैस। और ये फर्दर इंडिविजुअल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट करके क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर सकता है। और जो नेट इफेक्ट होता है इसका, ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। स्प्रिंग टाइम में सनलाइट क्या होती है, व्हेन सनलाइट रिटर्न्स इन अगस्त से सितंबर, अगस्त से सितंबर तक, तो जो यूवी रेडिएशन है वो ट्रिगर करती है ये हेलोजन ड्रिवन रिएक्शन को रैपिडली, जिससे मैसिव ओजोन लॉस हो जाता है। फॉर दिस फाइन, तो इस तरीके से हम इस चीज को समराइज कर सकते हैं कि विंटर में पोलर वोर्टेक्स फॉर्म होता है, स्ट्रेटोस्फीयर कूल हो जाता है, और फोटोस्ट्रेटोस्फेरिक रिएक्शन हो जाती हैं, डेवलप हो जाते हैं। स्प्रिंग में सनलाइट रिटर्न करती है, और क्लोरीन ब्रोमीन रेडिकल एक्टिवेट हो जाते हैं, और ओजोन का डिस्ट्रक्शन करते हैं, और स्पीड इंक्रीज कर देते हैं। तो रिजल्ट होगा सीजनल ओजोन होल ओवर द अंटार्कटिका, पीकिंग इन सितंबर से अक्टूबर। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन फंक्शन क्या है, कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कि किस तरीके से वो ओजोन डिप्लीशन करते हैं, इसके पीछे मैकेनिज्म बताना है कि वो किस तरीके से मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ये भी हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं, अगर ये देखें तो किस तरीके से जो फ्री रेडिकल्स हैं फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो किस तरीके से उसका फर्स्ट रिएक्शन और हमें स्टडी करनी है। तो CFC ओनली डिस्ट्रॉय करता है ओजोन बाय रिलीजिंग क्लोरीन आइटम एटम्स, जो हम डिस्कस करें हैं अभी पर। ये एक्ट करते हैं एज अ कैटलिस्ट इन द चेन रिएक्शन दैट ब्रेक डाउन थाउजेंड्स ऑफ। तो ये ऐसी कैटालिटिक रिएक्शन होती है जिसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एक साथ ब्रेक डाउन कर देता है क्लोरीन मॉलिक्यूल। और ये प्रोसेस बिगिन होती है जब यूवी रेडिएशन है ना, वो फोटोलाइज होती है, फोटोलाइज करती है CFCs को, और फ्री क्लोरीन रिलीज कर देती है, और रिपीटेडली ये रिएक्ट करते हैं ओजोन के साथ, और उस लेयर को थिन बना देते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप अगर इसकी रिएक्शन देखते हैं, तो ट्रांसपोर्ट जो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट होगा CFCs का, कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो CFC जो है वो केमिकली स्टेबल होते हैं अपने लोअर एटमोसफेयर में, जो कि स्लोली ड्रिफ्ट अपवर्ड होते हैं टू दी स्ट्रेटोस्फेयर एंड परसिस्ट फॉर अप टू 5 से 10 ईयर्स तक बिफोर रीचिंग द स्ट्रेटोस्फेयर। मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचने से पहले भी 5 से 10 साल परसिस्ट कर सकती है लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर। तो फोटो डिसोसिएशन किस तरीके से होता है इसका, कि स्ट्रेटोस्फेयर में यूवी रेडिएशन है वो CFC को ब्रेक डाउन कर देती है, जिससे CFC रिएक्ट करके क्या फॉर्मेशन करता है,
यूवी की प्रेजेंस में CFC Cl2 प्लस में Cl। ठीक है, CFC इसका फॉर्मूला है, Cl3 अटैच होता है CFC के अंदर, क्लोरीन के मॉलिक्यूल 3 होते हैं। और ये जो क्लोरीन रेडिकल है, जो ये रेडिकल फॉर्म हुआ है, दिस वन, ये हाईली रिएक्टिव होता है। जिससे क्या होगी, ये वाली रिएक्शन हम पिछले रिएक्शन में कर सकते हैं। तो नेट हमारे पास रिएक्शन ये आएगी कि हमें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और ओजोन टूट जाएगी। ये क्लोरीन एटम्स है वो रीजनरेट हो, मीनिंगली कि ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ओवर 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल बिफोर बीइंग डीएक्टिवेटेड, मतलब डीएक्टिवेट होने से पहले भी 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो रिजर्वियर फॉर्मेशन, टेम्परेरी स्टोरेज क्या है कि क्लोरीन कैन फॉर्म लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स लाइक ClONO2, क्लोरीन नाइट्रेट और HCl। तो ये लेस रिएक्टिव कंपाउंड्स भी फॉर्म करते हैं, जो कि ये है। हाउएवर जो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड होते हैं, ये रिजर्वियर होते हैं कन्वर्टेड बैक इनटू एक्टिव क्लोरीन, फ्यूलिंग ओजोन लॉस ड्यूरिंग एंटार्क्टिक स्प्रिंग। तो इसके अंदर क्या होता है कि PFCs जो होते हैं, ये क्लाउड, ये एक रिजर्वियर का काम करते हैं कि अगर इनके पास क्लोरीन इकट्ठी होगी तो ये इकट्ठा कर लेंगे अपने अंदर, लेकिन ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन अंटार्कटिका में जाके ये किस तरीके से एयर के विंड के फ्लो के साथ वहाँ इकट्ठा होके और एक एक्टिवेटेड क्लोरीन के फॉर्मेशन ले लेते हैं, एंड फिर ओजोन लॉस स्टार्ट हो जाता है ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा कि जो चेन रिएक्शन होती है प्राइमरीली वो कॉज करती है अंटार्कटिक होल ओजोन होल फॉर्मेशन, एंड जो ओजोन का लेवल है वो ड्रॉप कर जाता है 220 ड्रॉप्स इन मिनट एवरी स्प्रिंग। ठीक है, द थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इंक्रीज कर देती है यूवी रेडिएशन को अर्थ के सरफेस के अंदर एंटर करना। अगर हार्मफुल रेडिएशन अंदर एंटर करेंगी तो फिर इश्यूज क्रिएट होंगे, और जो भी हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज क्रिएट होंगे वो सभी इम्पैक्ट डालेंगे और सबकी चीज़ों को अफेक्ट करेंगे। तो इसमें हम कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं, CFC इनर्ट होता है ग्राउंड लेवल पे, लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर में जाके ये डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। क्लोरीन एक्ट करता है एक लॉन्ग लिव्ड कैटलिस्ट के फॉर्म में और कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन करता है, जैसे हमने पढ़ा कि वो 1 लाख मॉलिक्यूल ओजोन के ग्रुप को ब्रेक कर सकता है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था उसके CFC को लेके, दैट इज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिसने फेज आउट किया था CFC को, लीडिंग टू ग्रेजुअल रिकवरी ऑफ ओजोन। अगले में आएगा कि हमें प्रिडिक्ट करने कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कंटिन्यूड ओजोन डिप्लीशन। अगर इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे अगर ओजोन डिप्लीशन चलती रही, कंटिन्यूड रही, तो इससे क्या होगा कि ह्यूमन हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और जो अर्थ की नेचुरल शील्ड है अगेंस्ट यूवीबी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी काइंड ऑफ। सो यही चीज़ है जो हमने अभी ऊपर पढ़ी थी, बस उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मेंशन करना है हमें कि यूवीबी स्किन कैंसर में किस तरीके से करेगी कि इसका यूवीबी का एक्सपोजर घट जाएगा तो मेलानोमा और नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर फिर जनरेट होना शुरू हो जाएंगे। आईज में ग्रेटर रिस्क हो जाएगा कैटरेक्ट का, और आई डिसऑर्डर्स बढ़ जाएंगे क्योंकि यूवी पेनिट्रेशन होती है। इम्यून सिस्टम का सप्रेशन देखें तो यूवी रेडिएशन है वो वीक कर देते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, और ह्यूमन को मोर ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं इन्फेक्शन से, क्योंकि यूवी रेडिएशन इम्यून सिस्टम पे ज़्यादा एक्ट कर जाती है। प्रीमेच्योर एजिंग हो जाएगी स्किन की, एक्सेलरेट करेगा रिंकलिंग और स्किन टिश्यू को डैमेज करने लगेगा। इकोसिस्टम का इम्पैक्ट देखें तो मरीन इकोसिस्टम देखें तो फाइटोप्लैंक्टन जो होते हैं, जो कि बेसिक प्रोड्यूसर का काम करते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो मरीन बायोडाइवर्सिटी वो पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। टेरेस्ट्रियल प्लांट किस तरीके से अफेक्ट होंगे, इनकी फोटोसिंथेसिस और क्रॉप यील्ड। वाइल्ड लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट होगी, ये रिस्क ऑफ आई डैमेज और इम्यून सपरेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोकेमिकल बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को देखें तो ये अल्टर हो जाएंगे, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है सॉइल और वाटर की वो अफेक्ट होगी, और इकोसिस्टम बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो ब्रॉडर कॉन्सिक्वेंसेस देखें इसके एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन में देखें तो ओजोन डिप्लीशन हो जाएगी, स्ट्रेटोस्फेरिक टेम्परेचर और सर्कुलेशन सब अफेक्ट होगा, वेदर वेदर पैटर्न सफर कर जाएंगे इससे। फूड सिक्योरिटी, क्रॉप यील्ड डिक्रीज होगी तो फूड और जो ग्लोबल फूड सप्लाई है वो थ्रेटन हो जाएगी। पब्लिक हेल्थ का बर्डन बढ़ेगा क्योंकि हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्रीज हो जाएंगी इससे, और हायर डिजीज प्रेवलेंसेस सोसाइटल इम्पैक्ट पड़ेगा। तो समराइज हम कर देंगे सिचुएशन। एक कंट्री को बैन करती है CFC के से बेस्ड रेफ्रिजरेंट्स, तो इसका क्या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं इसको लेके, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि CFC किस तरीके से इम्पैक्ट डालता है हमारे एनवायरमेंट पे। तो एक बार ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। ये प्रोटेक्ट करता है ओजोन लेयर को, सॉरी, हमें प्रोटेक्ट करना होगा क्योंकि तरीके से हम ये बैन क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन करना है, जो कि CFC इसको डिस्ट्रॉय करती है, क्लोरीन एटम रिलीज करके स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में ओजोन को ब्रेक डाउन कर देती है। सेफ गार्डिंग ह्यूमन हेल्थ, अगर यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर बढ़ेगा ओजोन होल होने के बाद,
तो ह्यूमन हेल्थ के केसेस बढ़ जाएंगे, तो हमें उसको सेफगार्ड करने के लिए सीएफसी को बैन करना पड़ेगा। प्रिजर्विंग इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को प्रिजर्व करना है, तो क्योंकि हमने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन के बारे में, मरीन लाइफ कितनी डिस्टर्ब हो जाएगी और जो ह्यूमन बींग्स है या वाइल्ड लाइफ है वो भी तरीके से सफर करेगी, वो सब। ग्लोबली एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखें तो ये बैन अलाइन किया गया था विद इंटरनेशनल एग्रीमेंट, जिसको नाम दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दैट इज टेकन इन 1987, जो कि सक्सेसफुली फेज्ड आउट सीएफसीज वर्ल्ड वाइड। ये ट्रीटी है वो कंसिडर करी जाती है वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एनवायरमेंटल एग्रीमेंट, जो कि लीडिंग टू द साइंस ऑफ ओजोन लेयर रिकवरी। फॉर द पॉइंट, इस तरीके से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सीएफसी के बैन से क्या क्या रह सकते हैं। हमें डिफरेंशिएट करना है नेचुरल ओजोन ब्रेकडाउन और एंथ्रोपोजेनिक ओजोन डिप्लीशन। जो नेचुरल ओजोन ब्रेकडाउन होता है उसका, और जो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो ओजोन डिप्लीशन होता है उसके बीच में डिफरेंस होता है। तो ओजोन ऑक्सीजन साइकिल भी हम पढ़ चुके हैं, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता देंगे कि ये बैलेंस करता है बाय कंटिन्यूस ओजोन फॉर्मेशन फ्रॉम ऑक्सीजन के फोटो डिसोसिएशन से, और मेंटेन करता है स्टेबल ओजोन की कंसंट्रेशन को, और एसेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्बिंग हार्मफुल रेडिएशन। लेकिन एंथ्रोपोजेनिक में क्या होता है, जो हमने सीएफसी के साथ देखी, अदर हेलोन्स और हेलोजेनेटेड कंपाउंड्स के साथ देखें, तो उस तरीके से ये वाले पॉइंट्स हम मेंशन कर दें। सॉरी, तो इसमें आगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन करेंगे, किस तरीके से ये कैटलिस्ट की तरह एक्ट करती है, कितने मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करती है और ओजोन होल की फॉर्मेशन करती है। इनके बीच में की डिफरेंस देखिए तो नेचुरल ब्रेकडाउन है वो बैलेंस्ड साइकिल और ओजोन की लेवल को मेंटेन करता है, जबकि एंथ्रोपोजेनिक डिप्लीशन क्या होता है, वो सीवियरली थिन करता है ओजोन लेयर को, परसिस्ट करता है हेलोजन रेडिकल्स को और ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह। व्हाट इज ओजोन लेयर पढ़ चुके हैं। हाउ डज इट प्रोटेक्ट द अर्थ, ये अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किस तरीके से डे टू डे लाइफ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यू ऑल कैन मेंशन द पॉइंट, सेम ही है सब चीजें, बस आपको क्वेश्चन अलग तरीके से फ्रेम आउट करके मिलेंगे, राइट। तो ये आंसर आप खुद से पुट डाउन करेंगे। तो वाटर पोल्यूशन पे आते हैं। वाटर पोल्यूशन में सबसे पहले हमें डिफरेंस पूछा गया है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बीच में। सो हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वाई आर बोथ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, जो वाटर पोल्यूशन के दोनों के इंडिकेटर्स बताने। तो अंडरस्टैंडिंग दी ऑक्सीजन डिमांड ऑफ वाटर बॉडी इज क्रूशियल। तो जो भी वाटर बॉडी है उसकी ऑक्सीजन डिमांड क्या है उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्सेसिंग इट्स हेल्थ। तो जो वाटर बॉडी की हेल्थ को अगर देखना तो ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइल बोथ बीओडी एंड सीओडी मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन पोल्यूटेंट्स। जब और बीओडी और सीओडी क्या मेजर करती हैं, जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक डाउन पोल्यूटेंट्स जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली टारगेट करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेस्ट, ठीक है, एंड यूज डिफरेंट मेथड्स ऑफ मेजरमेंट। तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं अब इस चीज को समझने के लिए। तो बीओडी होती है जो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर अंडर एनारोबिक कंडीशन। दैट मीन्स कि जो ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करते हैं, लाइक जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे, अपना ऑर्गेनिक जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम कर क्या होता है, वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं अपनी एनर्जी को लेने के लिए। तो उस दौरान वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं ये प्रोसेस को करने के लिए। तो ये कंडीशन कैसे हुई कि एरोबिक कंडीशन में हुई, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है। तो दिस इज हाउ वी कैन से कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को कैसे डिफाइन करना है। जबकि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है, जब ऑक्सीजन कंज्यूम करी जाती है बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट्स। तो इसमें कौन कंज्यूम, पीओडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर रहे हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल ऑक्सीडेंट्स ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहे हैं टू ब्रेक डाउन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैटर। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर दोनों को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। तो पोल्यूटेंट मेजर करे कि क्या किस तरीके से किया जाता है, तो ओनली बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ही मेजर किया जा सकता है, ठीक है, बीओडी को यूज करते हुए। इसमें बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों को यूज किया जाता है। अब इसका मेथड क्या होता है, बायोलॉजिकल इंक्यूबेशन प्रोसेस में टिपिकली लगभग 5 दिन लग जाते हैं। केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए यूजुअली 2 से 3 घंटे की रिक्वायरमेंट होती है। अगर इनकी वैल्यू रिलेशनशिप देखें दोनों के एक दूसरे के साथ, तो जनरली ये बीओडी सीओडी से कम होती है, और ये हायर होती है सीओडी, क्योंकि ये इंक्लूड करती है ज़्यादा सब्सटेंसेस, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा है। ये दोनों इंडिकेटर इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की तरह क्यों यूज किए जाते हैं, क्योंकि दे क्वांटिफाई द ऑक्सीजन स्ट्रेस ऑन इकोसिस्टम। ऑक्सीजन का स्ट्रेस देखेंगे ये, तो इसे हम क्या समझेंगे कि जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे, और यहाँ पे किसके
केमिकल जो हमारे पास ऑक्सीडेंट्स है उस उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो इस तरीके से हम जो डिमांड होगी या फिर ऑक्सीजन का स्ट्रेस होगा इकोसिस्टम पे वो क्वांटिफाई कर सकते हैं इजीली। तो बीओडी हमें क्या बताता है कि हाउ मच ऑक्सीजन विल नेचुरली डिप्लीटेड बाय बैक्टीरिया, कि कितनी ऑक्सीजन डिप्लीट मतलब नेचुरली डिप्लीट करी जाएगी बाय बैक्टीरिया, यूज करी जाएगी। अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी तो वाटर है वो एनॉक्सिक हो जाएगा, दैट मीन लीडिंग टू फिश किल, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा ऑक्सीजन यूज कर लेंगे और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है वो कम पड़ जाएगा जो उसमें अदर ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनके लिए। और सीओडी के केस में देखें तो ये एक रैपिड स्क्रीनिंग टूल होता है क्योंकि 4 से 5 घंटे में हो जाता है। तो ये मेजर किया जाता है आवर्स में कंपैरिजन टू बीओडी के कंपैरिजन में, जो कि डेज तक होता है। तो ये अलाउ करता है एनवायरमेंटल एजेंसीज को टू रिस्पॉन्ड क्विकली to industrial scale for illegal dumping. So this is how we can use these BOD and COD. Uh, Coming to the next, a near river near an industrial area shows high COD. High COD levels मिलेगा. What does this indicate about the type of pollutants present and how might it affect the aquatic life? तो high COD in industrial area क्या represent करता है कि high COD है, that means there is specific site into the nature of contamination. यहाँ पे कंटामिनेशन के चांस है बहुत ज़्यादा। तो नेचर ऑफ पोल्यूटेंट क्या क्या हो सकते हैं हाई सीओडी, दैट मीन्स कि स्पेशली इट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन बीओडी इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ केमिकल कॉम्प्लेक्स। तो हाई सीओडी आ रही है दैट मीन्स कि बीओडी से भी ज़्यादा हो रही है तो केमिकली कॉम्प्लेक्स ज़्यादा है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स हैं जो कि इंक्लूड करते हैं हैवी मेटल, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इलेक्ट्रोप्लेटिंग या माइनिंग की वजह से। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कम केमिकल्स यूज होते हैं जैसे पेस्टिसाइड्स, रेजिन, प्लास्टिसाइजर जो कि बैक्टीरिया नहीं कर सकते, ठीक है। टॉक्सिन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स देखें तो उसमें फिनॉल्स, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन दैट माइट एक्चुअली किल द बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर अ बीओडी टेस्ट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा एक्वेटिक लाइफ के ऊपर? तो क्या होगा कि जो रिवर इकोसिस्टम है वो बहुत सीवियरली इफेक्ट हो जाएगा। देन द स्टैंडर्ड ऑर्गेनिक पोल्यूशन, अगर किसी केमिकल की वजह से पोल्यूशन होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा सिवियर होता है रिवर के जो इकोसिस्टम है उसके लिए। बाकी अगर जो हमारा ऑर्गेनिक पोल्यूशन होता है उसमें इतना ज़्यादा सिवियर इम्पैक्ट नहीं पड़ता। जैसे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, एक्यूट हाइपोक्सिया हो जाएगा, दैट इज रैपिड केमिकल ऑक्सीडेशन होगी इन पोल्यूटेंट्स की और कंज्यूम करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व ऑक्सीजन और इससे क्या होगी मोस्ट ऑफ द फिश एंड एक्वेटिक इंसेक्ट वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। वो डीओ का लेवल मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल और जिससे जो कि ड्रॉप कर जाएगा बाय 4.5 मिलीग्राम पर लीटर की स्पीड से। टॉक्सिसिटी और बायो एक्यूमुलेशन होगा क्योंकि हाई सीओडी है तो रिप्रेजेंट करेंगे जो हमने पर एग्जांपल्स पढ़े, जिससे क्या होगा कि सफोकेट ही नहीं करेंगी जो लाइफ है वो उनको पॉइजन की तरह एक्ट करेगा वो टॉक्सिन जो कि एक्यूमुलेट हो जाएंगे उनके ऑर्गेनिजम्स की टिश्यू में और वो पूरी फूड चेन में और बायोमैग्निफिकेशन को रिजल्ट कर जाएंगे। डेड जोन क्रिएट हो जाएंगे, दैट इज कंटिन्यूस हाई सीओडी अगर बढ़ेगा तो एक जो रिवर है वो बायोलॉजिकल डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ एनारोबिक बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकेंगे और एक फाउल स्मेलिंग गैस जैसी प्रोडक्शन होगी जो कि होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की H2S। So this is how we can write the answer for this. Coming to the next, the international standard for drinking water requires dissolved oxygen above the certain level. तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ड्रिंकिंग है उसमें क्या होगी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो किस पर्टिकुलर सर्टेन लेवल के ऊपर ही जरूरी होती है। प्रिडिक्ट द कॉन्सिक्वेंसेस अगर स्टैंडर्ड मीट नहीं कर रहा है तो मेंटेनिंग एडुकेट लेवल ऑफ डीओ ये प्राइमरी बेंचमार्क होती है वाटर क्वालिटी को डिटेक्ट करने के लिए कि उसकी डीओ ज़्यादा मतलब एक पर्टिकुलर लेवल की हो। तो डीओ टिपिकली रेंज करती है फ्रॉम 7 to 10 मिलीग्राम पर लीटर। अगर इतनी एब्सेंस नहीं है मतलब हाई लेवल, दैट मीन्स कि हाई लेवल का ऑर्गेनिक कंटामिनेशन। कॉन्सिक्वेंस ऑफ लो ऑक्सीजन डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा कि फॉल करेगी बिलो द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि रेंज करेगी फ्रॉम 5 से 6 मिलीग्राम पर लीटर फॉर हाई क्वालिटी वाटर। एंड सिवियर नेगेटिव आउटकम्स हो सकते हैं जैसे एनारोबिक ग्रोथ और ऑर्डर बढ़ जाएगी उस पानी के अंदर।
दैट इज ऑक्सीजन डिप्लीट करेगी, एनारोबिक बैक्टीरिया बढ़ जाएंगी और वो ऑर्गेनिक मेटल को ब्रेक डाउन करेंगे फर्मेंटेशन के थ्रू और फाउल स्मेल की प्रोडक्शन करेंगे, दैट इज H2S हम लिखेंगे। मेटेलिक टेस्ट आएगा, लीचिंग होगी, तो अगर लो डीओ हो जाएगा तो रिड्यूस, दैट इज क्रिएटिंग रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट ऑफ सिस्टम में, और कॉज करेगा मिनरल्स लाइक आयरन और मैग्नीज टू dissolve more easily उसके अंदर from the soil or pipes into the water and leading to a bitter metallic taste and staining of laundry or fixtures. Corrosion of infrastructure जैसे anaerobic condition प्रमोट करती है ग्रोथ ऑफ सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो जो अगर सल्फेट रिड्यूसिंग बैक्टीरिया होंगे जो इजीली कॉपर को कोरोड कर सकते हैं, लेड पाइप्स को कोरोड कर सकते हैं, जो कि इंट्रोड्यूस करेंगे टॉक्सिक हैवी मेटल हमारे पानी की सप्लाई में। पोर्टेबल इशू हो जाएगा कि फ्रेश टेस्ट, ऑक्सीजन है वो फ्रेश टेस्ट देती है, लेकिन हमारी जो वाटर की सप्लाई होगी उसमें फ्लैट या स्टील वाटर आ जाएगा जो कि लो ड्यू की कंडीशन होगी, दैट इज इफ द वाटर इज टेक्निकली फ्री ऑफ पैथोजन। So coming to the next, describe the main step involved in the process of drinking water. तो ड्रिंकिंग वाटर की प्रोसेसिंग में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं और क्लोरीनेशन किस तरीके से हेल्प करता है इंश्योरिंग सेफ्टी। मेन स्टेप्स क्या है हमारे ड्रिंकिंग वाटर की प्रोसेसिंग में। लार्ज स्केल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर मल्टी स्टेज प्रोसेस होती है, इसमें रिमूवल होता है फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकल कंटामिनेंट सिक्वेंशियल फॉर्म में होती है। तो सबसे पहले स्क्रीनिंग होगी, जो लास्ट डेब्रिस होंगी जैसे लीव, स्टिक, ट्रैश, वो रिमूव करा जाएगा, और जो मेटल की स्क्रीनिंग होगी जो वाटर की फैसिलिटी में एंटर हो रहा है, जो वाटर उनकी फैसिलिटी में एंटर हो रहा है। कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन किया जाएगा जिसमें केमिकल्स लाइक एलम एल्यूमिनियम सल्फेट है वो ऐड किया जाएगा जिससे न्यूट्रलाइज कर देंगे चार्ज ऑफ टाइनी डर्टी पार्टिकल जो स्टिक कर जाएंगे एक साथ और लार्ज टर्म्स फॉर्म करके जिनको फ्लोक्स करते हैं उनको इजीली रिमूव कर पाएंगे। सेडिमेंटेशन, अब वाटर फ्लो करेंगे क्वाइट टैंक में जहाँ पे हैवी फ्लोक्स जो होते हैं जो पार्टिकल सेटल डाउन कर सकते हैं वो सेटल डाउन कर जाएंगे, उनको हम सेडिमेंटेशन पर रिमूव करेंगे। फिल्ट्रेशन, अब जो क्लियर वाटर हमें मिला है तीनों प्रोसीजर के बाद उसको हम पास करेंगे थ्रू द लेयर ऑफ सैंड, ग्रेवल एंड चारकोल जिससे रिमूव हो जाएंगे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जिससे सिर्फ रिमेनिंग फ्लोक्स और सम प्रोटोजोआ रह जाएंगे। उसके बाद डिसइंफेक्शन दैट इज क्लोरीनेशन की जाएगी जो कि एक मोस्ट क्रिटिकल केमिकल स्टेप है जिसमें वाटर एंट्री करेगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। अब रोल क्या होता है क्लोरीनेशन का, क्लोरीनेशन में वो वाइडली यूज किया जाता है डिसइंफेक्शन मेथड के फॉर्म में ग्लोबली। इसकी इफिशियंसी और लास्टिंग इम्पैक्ट होता है क्योंकि इसमें क्या होगा, ये पैथोजन डिस्ट्रक्शन करेगा। कैसे, क्लोरीन है या फिर हाइपोक्लोराइड है वो ऐड करेंगे एज अ पावरफुल ऑक्सीडेंट जो कि पेनिट्रेट कर जाएगा सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस और उनके एंजाइम्स और डीएनए को डैमेज डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेकेंडली हम देखेंगे तो रेजिडुअल प्रोटेक्शन करता है, यूवी रेडिएशन और ओजोन ट्रीटमेंट करके क्लोरीन लीव करके एक रेजिडुअल कंसंट्रेशन में वाटर, ये इंश्योर करता है कि वाटर है वो स्टेराइल रहे और ट्रेवल करे माइल्स अंडरग्राउंड पाइप में और टैप पे रीच करे और जिससे वो प्रिवेंट करे रीग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ना हो पाए। ऑक्सीडेशन ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ, अब जो इम्प्योरिटीज है उसके अंदर वो रिमूव करेंगे, जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन हो गई, मैग्नीज हो गई या कुछ ऑर्डरस कंपाउंड हो गए, उनको ऑक्सीडाइज करके अब सॉलिड फॉर्म में फिल्टर आउट करके निकाल सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सॉइल पोल्यूशन जिसमें रिसाइकलिंग भी इंक्लूडेड है, तो एक्सप्लेन करना है हमें इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट जो कि कंट्रीब्यूट करता है सॉइल पोल्यूशन में। तो एक प्राइमरी ड्राइवर क्या है हमारी सॉलिड इम्प्रॉपर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक प्राइमरी ड्राइवर है जिससे सॉइल डिग्रेडेशन हो रहा है ट्रांसफॉर्मिंग फर्टाइल ग्राउंड इनटू टॉक्सिक ग्राउंड। तो केमिकल्स एंड फिजिकल अल्टरेशन, सॉइल पोल्यूशन सॉलिड वेस्ट से किस तरीके से होता है कि रेंजिंग फ्रॉम हाउस होल्ड गार्बेज सबसे ज़्यादा ये होता है और इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत अननेसेसरीली बढ़ रही हैं एंड इज नॉट डिस्पोज इन प्रॉपर रेगुलेटेड लैंडफिल। फिर इसका इम्पैक्ट मेजरली तीन तरीके से हो रहा है। लीचेट परकोलेशन, जिससे क्या होता है कि जो रेन वाटर है वो फिल्टर आउट करेगा इन पाइप से जो कि अनमैनेज वेस्ट है हमारा, और क्विकली ये पिकअप कर लेता है डिसॉल्व केमिकल्स को, हैवी मेटल्स को और ऑर्गेनिक टॉक्सिन्स को, और ये लीचेट
वाटर के साथ सीप कर जाता है सॉइल के अंदर एंड अल्टर कर देता है पीएच पानी की भी और सॉइल की भी। तो हम सॉइल पोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सॉइल के अंदर के बारे में बात करेंगे, तो ये किन करेगा बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे सॉइल में प्रेजेंट। प्लास्टिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्यूमुलेशन, दैट इज सिंथेटिक मटेरियल है जैसे प्लास्टिक जो कि डिकम्पोज ही नहीं होते हैं, दे ब्रेक डाउन इनटू माइक्रोप्लास्टिक। ये माइक्रोप्लास्टिक में कन्वर्ट होकर फिजिकल बैरियर फॉर्म करके प्रिवेंट करते हैं फ्री एयर का मूवमेंट, फ्री एयर और वाटर का मूवमेंट थ्रू द सॉइल एंड लीडिंग टू सॉइल चोकिंग, और रिड्यूस कर देता है सॉइल की पोरोसिटी। केमिकल अल्टरेशन क्या होती है, जैसे हजार्डस वेस्ट वो पड़ा है हमारी डंपिंग साइट्स में, वो डिस्कार्ड जैसे डिस्कार्डेड पेंट हुआ, पेस्टिसाइड हुए, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हुआ, ये रिलीज करते हैं टॉक्सिन केमिकल्स जो कि बाइंड करते हैं सॉइल पार्टिकल्स के साथ और ये एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लांट के द्वारा और हमारी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाते हैं बायो एक्यूमुलेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन हो जाती है केमिकल्स से। अगला क्वेश्चन आता है, दो स्ट्रेटेजीज हमें सजेस्ट करो जिसमें रिसाइकलिंग वेस्ट वाटर की होती है अर्बन एरिया में, और एक्सप्लेन करो उसका रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन में किस तरीके से हेल्प करता है। ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, वही पॉइंट मेंशन कर रहे थे, बाकी थोड़ा सा एक बार ऊपर पर से देख लेते हैं। अर्बन सेंटर से वो प्रोड्यूस करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ ग्रे वाटर, जैसे कि सिंक और शावर का, ब्लैकिश वाटर जो कि सीवेज का होता है। तो ये दो तरीके के हमारे वाटर आते हैं जो रिसाइकिल के स्टार्ट किए जाते हैं। इनमें क्या होता है, ये स्ट्रीम्स रिड्यूस करती है डिमांड ऑफ फ्रेश वाटर, क्योंकि ये प्रिवेंट करता है डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड पोल्यूटेंट इनटू नेचुरल वाटर बॉडी। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइज करेंगे हम ग्रे वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में। इसमें क्या होगा कि इन्वॉल्व करेंगे ट्रीटिंग वाटर फ्रॉम बाथरूम और किचन का सेपरेटली सीवेज से। जिससे क्या होगा कि ये वाटर जो ट्रीट करेंगे वो स्मॉल स्केल फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करके और नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस को यूज करके, जो कि कहते हैं रीड बेड, इनको यूज करके हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या होगा कि बाय यूजिंग ग्रे वाटर फॉर लैंडस्केपिंग या फ्लशिंग टॉयलेट्स या फिर कूलिंग टावर सिटी, ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर जो कि म्युनिसिपल प्लांट्स में ट्रांसफर ना हो। ये प्रिवेंट करेगा ओवरफ्लो इवेंट ड्यूरिंग हैवी रेन और रो सीवेज जहाँ पे बाईपास ट्रीटमेंट और एंटर कर जाता है लोकल रिव्यू। एडवांस मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स फॉर इंडस्ट्रियल यूज, इसमें क्या होगा, मॉडर्न प्लानिंग में हम इंटीग्रेट करेंगे एडवांस मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर्स जो कि कंबाइन करेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट विद माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये एक हाई क्वालिटी रिसाइकलिंग वाटर प्रोसेस होती है बाय फ्रॉम म्युनिसिपल सीवेज। एनवायरमेंटल बेनिफिट इस चीज का क्या होगा कि हम एमबीआर यूज करवा रहे हैं इंडस्ट्रियल में, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, तो क्या होगा इसमें ट्रीटेड जो इफ्लुएंट है हमारा जो ट्रीट किया वो वाटर सप्लाई जो निकलेगा वहां से वो फ्री होगा इतना कि हम उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस में या अर्बन सिस्टम में यूज कर सकते हैं। जो नॉन पोर्टेबल म्यूनिसिपल वाटर फॉर्म है, ये रिड्यूस करेगा एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर और हेल्प करेगा टू मेंटेन लोकल वाटर टेबल्स एंड प्रिवेंटिंग द लैंड सब्सिडी ओपन सीन ओवर पंप अर्बन एरिया। तो इस तरीके से हम इन दो चीजों का यूज कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है अर्बन सिटीज में। एक सिटी है जो फेस कर रही है सॉइल पोल्यूशन ड्यू टू प्लास्टिक वेस्ट, propose a scientific method जिससे हम कलेक्शन एंड डिस्पोजल कर सकें टू मिनिमाइज इट्स इम्पैक्ट। सबसे पहले हमें इसका चैलेंज जो हमें फेस हो रहा है दैट इज प्लास्टिक इंड्यूस्ड सोil पोल्यूशन मॉडल। एक सिटी है वो ट्रांजिशन चाहती है फ्रॉम अ लीनियर कलेक्शन एंड डंप मॉडल से टू अ सर्कुलर साइंस वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। तो सिर्फ कलेक्ट करके उसको डंप करने वाली चीज को छोड़कर एक साइंस मैनेजमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करते हुए हम प्लास्टिक इंड्यूस्ड सॉइल पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं ये चैलेंज को। तो ये साइंटिफिक मेथड हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, इसमें क्या होगा कि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करेंगे जिसमें रिक्वायर होगी एक स्पेशलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि जो प्लास्टिक है वो माइक्रो प्लास्टिक में कन्वर्ट ना हो, जो कि एक प्राइमरी कोज है लॉन्ग टर्म सॉइल टॉक्सिसिटी। तो सोर्स और सेग्रीगेशन करेंगे सबसे पहले और मैकेनिकल सॉर्टिंग करेंगे। तो सिटी शुड बी इम्प्लीमेंटेड एक 3 स्ट्रीम सेग्रीगेशन पॉलिसी जिसमें हाउस होल्ड लेवल पे ही होगी ये चीज, जिसमें ऑर्गेनिक रिसाइकलेबल और रिड्यूस वाले अलग अलग कैटेगराइज करके हमें हाउस वेस्ट प्रोडक्ट है वो करने पड़ेंगे। ऑप्टिकल सॉर्टिंग जिसमें एक रिकवरी फैसिलिटी होगी नियर इंफ्रा या सेंसर्स लगे होंगे जो ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा पॉलीमर टाइप्स जैसे कि पीईटी
HDP, LDP, जो कि क्रूशियल होगा बिफोर मिक्सिंग डिफरेंट प्लास्टिक, लोअर करेगा ये क्वालिटी ऑफ रिसाइकल प्रोडक्ट। अगर हम डिफरेंट टाइप के पॉलीमर्स डिफरेंट सेपरेट आउट कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा कि आप जो बाद में रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनाओ वो उसकी क्वालिटी सही आएगी। तो आप साइकिलिंग का केमिकल रिसाइकलिंग किस तरीके से करेंगे कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल डाउन साइक्लिंग एक सिटी अडॉप्ट करेगी पायरोलिसिस के प्रोसेस को, जिसमें क्या होगा जो प्लास्टिक वेस्ट है वो हीट करा जाएगा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और दैट इज एनारोबिक थर्मल डिग्रेडेशन से। इसमें क्या होगी जो लॉन्ग पॉलीमर चेन है वो शॉर्टर हाइड्रोकार्बन चेन में कन्वर्ट करके और प्रोड्यूस करेगा पायरोलिस ऑयल फ्रॉम दोस वेस्ट। ये ऑयल यूज किया जा सकता है एज अ क्लीन फ्यूल, एज एन फीडबैक फीड स्टॉक फॉर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, पर प्रिवेंट करेगा प्लास्टिक फ्रॉम एवर रीचिंग द सोइल और लैंडफिल। बिटुमेन प्लास्टिक रोड कंस्ट्रक्शन जैसे नॉन साइक्लेबल मल्टी लेयर प्लास्टिक होते हैं जैसे कैंडी रैपर्स हो गए, तो द सिटी कैन यूज द मैकेडैम टेक्निक मॉडिफाइड विद प्लास्टिक। मैकेडैम टेक्निक क्या होती है, इसमें श्रेडेड प्लास्टिक होता है वो मिक्स किया जाता है फोर्थ बिटुमेन के साथ और जो कि यूज किया जाता है रोड की सरफेसिंग के लिए। ये नॉट ओनली डिस्पोजेस ऑफ द वेस्ट बट ऑल्सो मेक रोड मोर वाटर रेजिस्टेंट, तो ये वाटर रेजिस्टेंट बना देता है रोड को और ड्यूरेबल बनाता है एंड रिड्यूसिंग द लीचिंग ऑफ केमिकल्स इनटू द सराउंडिंग सॉइल। और फिर रिड्यूस भी कर देता है कि केमिकल्स लीच ना हो हमारे सराउंडिंग सॉइल। डिस्कस करना है कि हाउ कंपोस्टिंग ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी सर्व एज सस्टेनेबल मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो कंपोस्टिंग किस तरीके से करेंगे हम सस्टेनेबल साइकिल, जो इसकी सस्टेनेबल साइकिल क्या होगी, तो कंपोस्टिंग में वो नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें आप रिसाइकिल करोगे ऑर्गेनिक मैटर को, जैसे कि लीव हो गई, फूड स्क्रैप्स हो गए, उनको फर्टिलाइजर के फॉर्म में जो कि सॉइल को एनरिच करेगा फर्दर जाके। तो इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब ये सस्टेनेबल वेस्ट मैनेज का बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसमें साइंटिफिक प्रोसेस क्या होगी, ये रिलाई करता है एरोबिक डिकम्पोजिशन दैट इज यूजेस ऑक्सीजन। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया फंजाई, ये ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक कार्बन को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। इसमें क्या होगा कार्बन नाइट्रोजन रेशियो देखा जाएगा। एक सक्सेसफुल जो कंपोजिट फाइल होती है वो मेंटेन करती है बैलेंस ऑफ ग्रीन दैट इज नाइट्रोजन रिच क्रेप्स एंड कार्बन रिच ड्राई लीव्स। तो इसका रेशियो होना बहुत ज़्यादा जरूरी है कंपोजिट। अगर आप कंपोस्टिंग कर रहे हो तो इसका एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या होगा कि मीथेन की रिडक्शन हो जाएगी, क्योंकि जब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो फेंक किया जाता है लैंडफिल्स में, वो डिकम्पोज होता है एरोबिकली बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है जो कि ग्रीन हाउस गैस की में लीड करती है, 25 टाइम्स मोर पोटेंट होती है CO2 से। तो कंपोस्टिंग है वो प्रिवेंट करेगी इसकी इमिशन। तो सोइल हेल्थ का रिस्टोरेशन हो जाएगा क्योंकि कंपोस्ट है वो ह्यूमस ऐड करेगा सोइल को, जो कि इम्प्रूव करेगा सोइल के स्ट्रक्चर को, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देगा और कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी को। ये इन रिटर्न रिड्यूस करेगा नीड फॉर सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर, जो कि खुद में एक सॉइल पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन का रीजन है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करा सकते हैं बाय रिटर्निंग कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर टू अर्थ, और कंपोस्टिंग हेल्प lock the carbon in the soil rather than letting it escape into the atmosphere. तो कार्बन बेस्ड ऑर्गेनिक मैटर रिटर्न कर देंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है हमारी वाटर, नाइट्रोजन एंड कार्बन और ऑक्सीजन की। सबसे पहले वाटर साइकिल के बारे में क्वेश्चन कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन हाउ इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन कंट्रीब्यूट करता है वाटर साइकिल में। सच अ सिंपल क्वेश्चन, सो इसको फटाफट देख लेते हैं। इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन दो प्राइमरी अपवर्ड ड्राइवर्स हैं वाटर के, जिसमें क्या होगी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं वाटर जो लिक्विड मूव करता है फ्रॉम अर्थ सरफेस इनटू द एटमॉस्फेयर एज अ वेपर, और फिर वेपर से कंडेंस होके वापस से हमारी अर्थ के सरफेस पे आए। तो सबसे पहले ड्राइवर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर, जिसमें इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। इवेपोरेशन क्या थी, फेज होती है ट्रांजिशन की, इसमें लिक्विड वाटर ओशियन लेक रिवर वो गेन करता है थर्मल एनर्जी, जिससे वो टर्न हो जाता है किसमें, गैसियस फॉर्म में। और ये लार्जेस्ट सोर्स होता है ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, और अबाउट 80% ऑफ ऑल द इवेपोरेशन अफर होती है ओवर द ओशियन। ट्रांसपिरेशन क्या होती है, अब ये एसेंशियली बायोलॉजिकल इवेपोरेशन होती है, जिसमें प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं वाटर थ्रू देयर रूट एंड रिलीज इट एज अ वेपर, दैट इज ट्रांसपिरेशन फुल होता है ना प्लांट्स के अंदर, वो भी बायोलॉजिकल इवेपोरेशन में इंक्लूड होता है।
तो इसमें क्या होगा, जो टाइनी पोर्स होते हैं लीव्स में, दैट इज स्टोमेटा, जिसमें से हमारे वाटर वेपर ट्रांसपिरेशन फिल्म से बाहर निकलते हैं। ये कंट्रीब्यूट करता है लोकली ह्यूमिडिटी। तो ये दोनों प्रोसेस कहलाती है इवेपो ट्रांसपिरेशन। एक साथ अगर मिला देगा, एक सिटी वो फेस कर रही है ड्राउट फ्रीक्वेंटली, हाउ कैन अंडरस्टैंड द वाटर साइकिल, इसमें वाटर साइकिल किस तरीके से समझ सकते हैं और उसकी वाटर प्लानिंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी क्या अपना सकते हैं। तो वाटर साइकिल नॉलेज फॉर ड्राउट प्लानिंग क्या है कि कोई सिटी अगर फेस कर रही है तो उसके लोकलाइज वाटर साइकिल को हम समझेंगे और उसको प्लान करेंगे फ्रॉम रिएक्टिव टू प्रोएक्टिव स्टडी। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाएगा हमारा कि एनएफ करेंगे हम उसकी इनफिल्ट्रेशन, दैट इज रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर, बाय अंडरस्टैंडिंग दैट की जो वाटर साइकिल है वो डिपेंड करती है इनफिल्ट्रेशन पे टू रिप्लेनिश एक्विफर। सिटीज है वो इम्प्लीमेंट करेंगे स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट के फॉर्म में। दिस इंक्लूड्स परमिएबल पेवमेंट, ये पक्का जैसे सीमेंटेड एवरीथिंग और रोड्स बना दिए, सॉइल का कुछ है ही नहीं है, तो क्या होगा कि परमिएबल पेवमेंट तो है ही नहीं। तो परमिएबल बनाने के लिए रेन गार्डन क्रिएट होंगे जो अलाउ करेगा स्टॉर्म वाटर टू सोक इनटू द ग्राउंड रेदर देन रनिंग ऑफ इनटू द ड्रेन। फाइन। तो माइक्रो, अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा माइक्रो क्लाइमेट मैनेजमेंट, जिसमें नो करेंगे नोइंग दैट ट्रांसपीरेशन जो है वो कंट्रीब्यूट करती है लोकल रेनफॉल में, और अर्बन प्लान है वो इंक्रीज करेंगे फील्ड का। जिससे क्या होगा कि अर्बन फॉरेस्ट है, रूफ टॉप गार्डन है, वो इंक्रीज करेंगे लोकल ह्यूमिडिटी को, जो कि लीड करेगी मोर फ्रीक्वेंट लोकलाइज्ड कन्वेक्टिव कूलिंग, और ये पोटेंशियल रेनफॉल और मिटिगेशन करेगी जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को प्रोटेक्ट करने, मतलब उसको इम्प्रूव करने के लिए। सरफेस वाटर प्रोटेक्शन किस तरह से करेंगे कि हाई टेम्परेचर होने की वजह से इवेपोरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है फ्रॉम द ओपन रिजर्वियर, तो सिटी को प्लान करेंगे इस तरीके से कि अंडरग्राउंड स्टोरेज हो और फ्लोटिंग सोलर पैनल्स हो रिजर्वियर्स के ऊपर, जिससे क्या होगी कि शेड मिलेगी वाटर को और उससे रिड्यूस हो जाएगा वाटर में इवेपोरेशन का लॉस, और जनरेट करेंगे हम क्लीन एनर्जी। Next question asking about impact on the water cycle if large scale deforestation occurs in a region. तो water cycle पे क्या impact होगा अगर large scale deforestation हो रही है किसी एरिया में, तो इसका impact massive deforestation के बाद क्या होगा कि water cycle है वो fundamentally disrupted है, leading to permanent change in the climate। कैसे? reduced precipitation, forest जो होते हैं वो rain नहीं कर सकते, इससे क्या होगा कि जो बिना ट्री के ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, एयर में लोकल ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो एयर ड्राई हो जाएगी, और ये रिडक्शन जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर रिड्यूस होगा, इससे कम बादल बनेंगे एंड resulting less rainfall to potentially turn into a lush area into semi-arid zone में कन्वर्ट हो जाएगा। इंक्रीज रन ऑफ एंड फ्लैश फ्लड, इससे क्या होगा ट्री एक एक्ट करता है मेनली एज अ नेचुरल स्पॉन्ज, दैट इज दे एब्सॉर्ब, जो उनकी रूट्स हैं वो चैनल क्रिएट करती है फॉर वाटर टू एंटर द सोइल, और ये कैनोपी ब्रेक करेगी द इम्पैक्ट ऑफ रेन ड्रॉप। विदाउट दैट वाटर जो फ्लो करेगा रैपिडली ओवर द सरफेस, जिससे जो सरफेस रन ऑफ होगा लीडिंग टू सॉइल इरोजन और इमीडिएट फ्लडिंग होगी इंस्टेड ऑफ स्टेडी ग्राउंड वाटर रिचार्ज। डिस्ट्रप्शन ऑफ बायोटिक पंप, इससे क्या होगा कि जो लार्ज फॉरेस्ट है वो हेल्प करते हैं पुल करने में मॉइस्ट एयर फ्रॉम द ओशंस टुवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। डिफोरेस्टेशन होने की वजह से ये जो पंप जो फ्लो है जो साइकिल है वो ब्रेक हो जाएगी, फोर्स करेगी जो इनर मास इनर लैंड मास है वो ड्राई हो जाएगा रैपिडली। ऑल्टर्ड एल्बिडो हो जाएगा, क्या कि अगर डार्क ग्रीन फॉरेस्ट को हम क्लियर कर देंगे तो इससे क्या होगा कि जो सोइल है वो डायरेक्टली लाइट को एक्सपोज करेगी और ड्राई ग्रास ग्रो करेगी, चेंजिंग द अर्थ एल्बिडो, जैसे रिफ्लेक्टिविटी को चेंज कर देगी, जिससे क्या होगी कि सोलर एनर्जी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी और अल्टर करेगी लोकल विंड और इवेपोरेशन के पैटर्न। तो थिंग्स गोट अफेक्टेड बाय द लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन, वाटर साइकिल किस तरह से इम्पैक्ट। नाइट्रोजन साइकिल पे आते हैं तो बताना है हमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनका रोल बताना है मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। तो नाइट्रोजन एक एसेंशियल कंपोनेंट है अमीनो एसिड का, प्रोटीन का, डीएनए का, तो इसी वजह से जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उसके बिना कैन नॉट यूज द अबंडेंट नाइट्रोजन गैस एटमोसफेयर से डायरेक्टली वो यूज नहीं कर सकते, तो इस वजह से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट है जो कि सर्व करते हैं एज अ क्रिटिकल ब्रिज, जो कन्वर्ट करता है इनर्ट गैस दैट इज N2 into the visible form। रोल क्या रहेगा कि ये बैक्टीरिया प्रोसेस करते हैं यूनिक एंजाइम दैट इज नाइट्रोजिनेज
जो कि अलाउ करता है टू ब्रेक द ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल होते हैं दो, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है जिसको ब्रेक करने में ये हेल्प करता है। एंड ये मेंटेन करता है फर्दर सॉइल की फर्टिलिटी को। तो प्राइमरी पाथवे से कैसे सिम्बायोटिक फिक्सेशन करेंगे, जैसे बैक्टीरिया हो गए हमारे राइजोबियम, राइजोबियम जैसे हो गए, इसमें ये क्या करेंगे कि राइजोबियम है वो स्पेशलाइज्ड नोड्यूल फॉर्मेशन करेंगे रूट में ऑफ द लेग्यूम प्लांट, और ये प्रोड्यूस करेंगे प्रोवाइड द प्लांट विद अमोनिया। तो अमोनिया से वो क्या करेंगे कि एक्सचेंज करेंगे फॉर कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस फ्रॉम फोटोसिंथेसिस। फ्री लिविंग फिक्सेशन किस तरीके से होगी कि बैक्टीरिया जैसे कि एजोटोबैक्टर हो गया या क्लोस्ट्रीडियम हो गया, ये रिसाइड करेंगे इंडिपेंडेंटली इन द सॉइल एंड थिंक इट विद द नाइट्रोजन कंपाउंड एज दे लिव एंड इवेंचुअली डिकम्पोज। नाइट्रिफिकेशन क्या होगा, उसमें स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया होंगे जैसे नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये कन्वर्ट करेंगे अमोनिया को इनटू नाइट्रेट, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। उससे क्या होगी, ये फॉर्म्स होती है नाइट्रोजन की जो मोस्ट इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है बाय द प्लांट। तो इनके कंवर्शन ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो प्रेजेंट होती है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते, लाइक प्लांट यूटिलाइज नहीं कर सकते। फार्मर ऑफन यूज क्रॉप रोटेशन विद लेgume। बेनिफिट, इसका बेनिफिट क्या है, इसका नाइट्रोजन साइकिल पे क्या इम्पैक्ट करता है। तो क्रॉप रोटेशन हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप फूड रिसोर्सेज में, तो यहाँ पे हम थोड़ा इसका मेन डिटेलिंग देखेंगे। तो फार्मर यूटिलाइज करते हैं क्रॉप रोटेशन, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगी, अल्टरनेटिंग नाइट्रोजन डिमांड है वो क्रॉप की, जैसे क्या होगी लेग्यूम्स हैं वो मैनेज करते हैं नाइट्रोजन साइकिल सस्टेनेबली, तो नाइट्रोजन की डिमांड वो इम्प्रूव हो जाएगी क्योंकि लेग्यूम्स के साथ में कुछ बैक्टीरिया हैं जो वर्क करते हैं और एनरिच करते हैं सॉइल को विद नाइट्रोजन, जो कि क्रॉप रोटेशन जो होगी उसके नेक्स्ट साइकिल में जो क्रॉप स्टोर करी जाएगी उसको बेनिफिट हो जाएगा बाय द न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट बाय द प्रीवियस लेग्यूम क्रॉप। तो इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं बाय द कॉन्सेप्ट। नेचुरल एनरिचमेंट होगा आफ्टर ए हार्वेस्ट ऑफ नाइट्रोजन हैवी क्रॉप, सॉइल इज डिप्लीटेड। तो प्लांटिंग लेग्यूम अगर जैसे कोई भी आप हार्वेस्ट कर रहे हो तो हार्वेस्ट करने के बाद नाइट्रोजन का यूज हो जाता है उस क्रॉप के साथ में, हैवी क्रॉप के साथ में। तो उसके बाद अगर हम प्लांट लेग्यूम प्लांट कर देंगे तो उसमें उसके साथ में राइजोबियम बैक्टीरिया एक्ट करेंगे जो कि रिप्लेस कर देंगे जो सोइल की नाइट्रोजन बैंक है उसको वापस से नेचुरली, बिना किसी सिंथेटिक इनपुट के। ठीक है, ग्रीन मैन्योर क्या होता है, इसमें व्हेन लेग्यूम प्लांट डाई, जब लेग्यूम प्लांट डाई कर जाता है और प्लाउड बैक इनटू द सॉइल, तो जो नाइट्रोजन स्टोर्ड होती है उनके टिश्यूज में वो रिलीज कर दी जाती है ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन और प्रोवाइड करते हैं स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट सोर्स फॉर द नेक्स्ट शीविंग नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि लेग्यूम्स को उगा के और उनको जब वापस से सोइल के अंदर फ्लो बैक कर दें, जिससे उनके अंदर जो टिश्यूज में नाइट्रोजन स्टोर है वो डिकम्पोज होके वापस से स्लोली न्यूट्रिएंट सोर्स में रिलीज हो जाएगा और नेक्स्ट जो क्रॉप हम नॉन लेग्यूम क्रॉप ग्रो करेंगे, स्टो करेंगे, उसके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। ब्रेकिंग द पेस्ट साइकिल, ये प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन की डिसरप्ट करती है साइकिल ऑफ सोइल बोर्न पैथोजन एंड पेस्ट that typically target a specific single crop species। अगर मोनोकल्चर एक लैंड में चलता रहा तो उससे क्या होगा कि जो उसमें सॉइल में जो बोर्न पैथोजन है वो क्या करेंगे कि वो समझ जाएंगे और वो डिटेक्ट करके और उस प्लांट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इससे वो साइकिल चल नहीं पाती, लाइफ साइकिल जो प्लांट हम अगर मोनोकल्चर करते रहे तो इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉप रोटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है वो डिस्टर्ब कर देती है नाइट्रोजन साइकिल को। इसके कॉन्सिक्वेंसेज और रेमेडीज बताओ। एक्सेसिव अगर केमिकल फर्टिलाइजर यूज हो जैसे कि सिंथेटिक नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, यूरिया टाइप्स, तो ये क्विकली बूस्ट करते हैं क्रॉप यील्ड को, लेकिन ओवर एप्लीकेशन से क्या करते हैं ये इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, लीचिंग और यूट्रोफिकेशन। कैसे, तो नाइट्रेट है वो हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, तो अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स ऐड करें तो वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे बाय प्लांट और वो लीच हो जाएंगे इन द ग्राउंड वाटर और रन ऑफ इन द नियर बाई पॉन्ड और रिवर में, जो कि कंज्यूम कर ली जाएंगी बाय द एक्वेटिक लाइफ। जिससे क्या होगी कि विच डिप्लीट द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडी और लीडिंग टू द डेड फॉर्म और हाइपोक्सिया क्रिएट कर देगा फॉर द एक्वेटिक लाइफ। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल की एसिडिफिकेशन हो जाना है माइक्रोबायोम लॉस।
अगर कंटिन्यूस यूज होगा अमोनियम बेस्ड फर्टिलाइजर जो कि लोअर कर देते हैं सोइल का पीएच, एसिडिक बना देते हैं, जो कि किल करती है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को और अर्थवॉर्म्स को, जो कि नेचुरली सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करते रहती है। और ये क्रिएट कर देते हैं डिपेंडेंसी, जिससे कोई और ऑर्गेनिजम्स तो ग्रो नहीं कर पाएंगे नेचुरली। तो आपको रेगुलर बेसिस पे वही इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सोइल के अंदर जो हमारे आर्टिफिशियल है, जिससे क्या होगी, सोइल नो लॉन्गर प्रोड्यूस द फूड विदाउट द केमिकल इंटरवेंशन। पॉसिबल रेमेडीज क्या कर सकते हैं हम, प्रिसीजन फार्मिंग करेंगे, स्लो रिलीज फर्टिलाइजर यूज करेंगे, जैसे कि सॉइल टेस्टिंग करवाएंगे सबसे पहले, जिसमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट जो रिक्वायर्ड है वो पता चल जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे फर्टिलाइजर फर्टिलाइजर्स जो कि ग्रेजुअली न्यूट्रिएंट्स को इंक्रीज कर देंगे, जैसे कि प्लांट की ग्रोथ को रिक्वायर्ड है उस तरीके। नेक्स्ट हमारी है रेमेडीज में हम इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देखेंगे, जिसमें कंबाइन किए जाते हैं रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर विद ऑर्गेनिक प्रोसेस, जैसे कि कंपोस्ट हो गया, बायो फर्टिलाइजर्स हो गए, जिसमें लाइव कल्चर ऑफ नाइट्रोजन फिक्सर्स यूज किए जाते हैं, और ग्रीन मैन्यूर यूज कर लेंगे हम, जो कि मेंटेन करते हैं सॉइल का स्ट्रक्चर और माइक्रोबियम। कमिंग टू द कार्बन साइकिल, इसमें क्वेश्चन आस्किंग हाउ फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन मेंटेन करती है बैलेंस इन द कार्बन साइकिल। तो ये दोनों कार्बन साइकिल में किस तरीके से बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है वो दो फंडामेंटल बायोलॉजिकल पंप्स होते हैं, जो कि वो करते हैं कार्बन को बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द लिविंग वर्ल्ड। तो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है जो कार्बन को मेंटेन करके रखते हैं हमारे लिविंग वर्ल्ड के अंदर एटमॉस्फेयर के साथ, जिससे एक डेलिकेट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, नोन एज बायोलॉजिकल कार्बन साइकिल। ये जो बैलेंसिंग एक्ट होता है उसमें क्या होगी कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की प्रोसेस, जो दोनों प्रोसेस है वो केमिकली इन्वर्स होती है, मीनिंग जो इनके प्रोडक्ट हैं वन, वो रिएक्टेंट है दूसरे के लिए। जैसे अगर फोटोसिंथेसिस का अगर हम एक्सप्लेनेशन देखें तो ऑटोट्रोफ्स क्या होते हैं, वो कैप्चर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। ये रिमूव करता है कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और फिक्स करता है उसको ऑर्गेनिक बायोमास में, जैसे कि रिएक्शन है। ठीक है। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे प्लांट हो गए, वो ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे वो रिलीज करते हैं एनर्जी, जिससे वो प्रोड्यूस करते हैं CO2 फर्दर और वाटर एज अ बाई प्रोडक्ट। तो ये जो कार्बन है वापस एटमॉस्फेयर में आता है। दिस इज हाउ वी कैन से कि कार्बन साइकिल मेंटेन रहती है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और ये बैलेंस क्रिएट करती है। इंडस्ट्रियल नेक्स्ट में क्वेश्चन आते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को इंक्रीज कर दिया है, जिससे करने इसका इफेक्ट हमें कार्बन साइकिल और ग्लोबल क्लाइमेट। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कार्बन साइकिल इस तरीके से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब से हुआ है तब से क्या हो रहा है कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स हो रहा है और मास डिफोरेस्टेशन हो रहा है, जिससे एक नेचुरल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो चुका है। अफेक्ट क्या हो रहा है इसका कार्बन साइकिल पे, जो करंट की स्टेट है वो ओवरलोड हो चुकी है कार्बन से, जिसमें क्या है कि वी आर एडिंग कार्बन टू द एटमोसफेयर मच फास्टर देन नेचुरल थिंग। मतलब जो हमारे फॉरेस्ट है और ओशन है जो CO2 का यूज कर रहे हैं, कार्बन का यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, वो इतना स्लो है कि हम जितना ऐड कर रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा फास्ट है कि हम उसको रिमूव ही नहीं कर पा रहे। दिस लीड टू अ स्टीप इंक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक CO2 की कंसंट्रेशन, जिससे क्या हो रहा है कि 280 ppm तक जो कार्बन है उसका राइज हो चुका है एटमॉस्फेयर में, और प्री इंडस्ट्रियल लिमिट जो कि ओवर 420 ppm है आज। तो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है ग्लोबल क्लाइमेट पे कि एनहेंस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, जिससे क्या हो कि CO2 गैस है वो एक ग्रीन हाउस थी, जिससे क्या हो रहा है वो अलाउ कर रही है सोलर रेडिएशन को, वो एंटर कर पा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में और ट्रैप कर रही है हीट को, दैट इज इंफ्रारेड रेडिएशन, जो कि रिफ्लेक्ट ऑफ होनी चाहिए अर्थ के सरफेस, लेकिन ये अननेसेसरी एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, सोलर रेडिएशन का, जिससे हीट अप बहुत ज्यादा हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, दिस ट्रैप्ड हीट लीड टू द राइज इन द अर्थ एवरेज सरफेस टेम्परेचर, और इससे मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप, सी लेवल राइज कर रहे हैं, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, जैसे इंटेंसिफाइड हरिकेन्स आ रहे हैं, हीट वेव्स चल रही है, प्रोलॉन्ग, सॉरी, इफ ओशन एब्सॉर्ब एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड, अगर जो ओशन है वो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करें तो हमें प्रिडिक्ट करना है इसके कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द मैरीन इकोसिस्टम। अगर ओशियन है, जैसे ओशन जो है वो हमारे प्राइमरी कार्बन सिंक होते हैं,
That means they absorb up to 25 to 30% of human emitted CO2. लेकिन ये जो है ये स्लो करता है एटमॉस्फेरिक वार्मिंग, बट इट कम्स एट अ हाई कॉस्ट टू द मरीन लाइफ। अगर देखो ये प्रोसेस हो रही है 25 से 30% तक CO2 का एब्जॉर्प्शन कार्बन सिंक ओशन कर रहा है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक वार्मिंग को स्लो तो कर रहा है, बट इसकी भी एक मरीन लाइफ के लिए हाई कॉस्ट पे करनी पड़ती है ओशन को। इससे क्या हो रहा है कि ओशन के एसिडिफिकेशन हो रही है सबसे मेन। इससे क्या होगा कि CO2 ज्यादा सी वाटर में डिजोल्व होगी, तो ये रिएक्ट करेगी वाटर के साथ और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी, विच लीडिंग टू द रिलीज ऑफ H+ आयन। दैट मीन्स कि पीएच इंक्रीज हो रही है, पीएच सॉरी डिक्रीज हो रही है, लोअर पीएच हो रहा है, एसिडिक में चेंज हो रहा है। केमिकल रिएक्शन को अगर हम दिखाएं तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ डेथ। इम्पैक्ट, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है हमारे जो मरीन इकोसिस्टम है उसमें कैल्सिफिकेशन क्राइसिस हो रहा है। जैसे कुछ मरीन ऑर्गेनिज्म है जैसे कोरल है, शेल फिश है या कुछ प्लैंक्टन है, वो यूज करते हैं कार्बोनेट आयन उनके कैल्शियम कार्बोनेट सेल्स और स्केलेटन बनाने में। एसिडिफिकेशन है वो रिड्यूस कर देती है अवेलेबिलिटी ऑफ दीज आयंस एंड इससे शेल्स थिनर हो रहे हैं, मोर ब्रिटल हो रहे हैं, स्लोली ग्रो हो रही है। कोरल ब्लीचिंग हो रही है जैसे इंक्रीज एसिडिटी की वजह से जो कंबाइंड राइजिंग वाटर टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और स्ट्रेस कोरल पॉलिप्स पे बढ़ रहा है और causing them to expel the symbiotic algae that provide them with food and color। तो अगर एल्गी सांस में नहीं होगी तो जो कोरल पॉलिप्स हैं वो एक्सपेल कर जा रहे हैं सिम्बायोटिक एल्गी से और लीडिंग टू द डेथ डेथ ऑफ द एंटायर इकोसिस्टम। अगर कोरल ही गायब हो जाएंगी, एल्गी गायब होगी पहले क्योंकि टेम्परेचर राइज और स्ट्रेस बढ़ रहा है और एसिडिटी पानी के अंदर होने की वजह से, तो एंटायर रीफ का इकोसिस्टम इससे डेंजर में है। डिसरप्शन ऑफ फूड वेब, अगर ये हो रहा है तो इससे फूड वेब भी इम्पैक्ट पड़ेगी। तो सिंस मैनी कैल्सीफर्स जैसे कि टेरोपोड, टाइनी स्नेल, ये बेस मैरीन फूड वेब्स होती है, तो इनका डिक्लाइन होगा तो पूरा लार्ज फिश का पॉपुलेशन है वो कोलैप्स कर जाएगा और इम्पैक्टिंग फूड सिक्योरिटी। ऑक्सीजन साइकिल पे आते हैं, हाउ ऑक्सीजन कंटिन्यूसली रिप्लेनिश इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन एक क्रिटिकल कंपोनेंट है हमारे एटमॉस्फेयर का, मेकिंग इट अप्रोक्स 21% ऑफ द वॉल्यूम गैस का। तो इट्स कंटिन्यूस साइक्लिंग बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, तो इसकी जिस तरीके से साइकिल चलती रहती है बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में आपको, तो ये इंश्योर करती है कि एरोबिक लाइफ परसिस्ट करेगी। तो जो ऑक्सीजन है वो कंटिन्यूसली रिप्लेनिश किस तरीके से हो रही है, तो प्राइमरीली जो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन है वो बायोलॉजिकली और फोटोकेमिकल प्रोसेस से हो रही है, दैट इज फोटोसिंथेसिस एक प्राइमरी सोर्स है जिससे ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो रही है। कंट्रीब्यूटर है ये सिग्निफिकेंट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी ऑफ ग्रीन प्लांट्स, एल्गी एंड साइनोफिल। ये ऑर्गेनिजम्स है वो सोलर एनर्जी को यूज करके हीट करते हैं इनटू वाटर मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट वाइल फिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंड ले जाएंगे फोटोलिसिस, इसमें क्या होगी जो अपर एटमॉस्फेयर है वो यूवी रेडिएशन की कंडीशन में रहता है, जिसमें क्या होता है कि वाटर वेपर के मॉलिक्यूल्स हैं ये एनर्जी को यूज करके ब्रेक डाउन करके केमिकल बॉन्ड बना के स्प्लिटिंग वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड फ्री ऑक्सीजन। वही स्मॉलर सोर्स, ये फोटोसिंथेसिस के कंपैरिजन में स्मॉलर सोर्स है बट एक कांस्टेंट एबायोटिक कंट्रीब्यूटर। मरीन लाइफ देखें तो प्रोक्लोरोकोकस जो है और अदर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये एक एग्जांपल है। In the oceans are responsible for producing up to 50 से 80% of the Earth's oxygen। ये हाईलाइट है द इम्पोर्टेंस ऑफ मरीन हेल्थ, ये मरीन हेल्थ के लिए और टेरेस्ट्रियल ब्रीडिंग के लिए इम्पोर्टेंट चीज है जो मरीन लाइफ कहलाता है। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो डिपेंड करते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन में, किस तरीके से ये सपोर्ट करते हैं एक्वेटिक लाइफ ऑक्सीजन साइकिल जो है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म की। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में वो रिलाई करता है डिजॉल्व ऑक्सीजन पर जो कि एंटायरली वाटर प्रेजेंट है। दो मेन पाथवे से एंटर करता है इसके अंदर, डिफ्यूजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर जो कि बहुत स्लो है, डिफ्यूजन हो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो वाटर के साथ वाटर में डिफ्यूज हो जाए, किस तरीके से डिजोल्व हो जाए वो वाटर के अंदर एट द सरफेस, तो सिंपल डिफ्यूजन। ये प्रोसेस एनहेंस हो जाती है बाय द विंड या वेव्स या टर्बुलेंस से, जिससे एरेशन अच्छे से हो जाता है। अंडर वाटर फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होती है कि एक्वेटिक प्लांट एल्गी है जो कि रिलीज करते हैं ऑक्सीजन डायरेक्टली इनटू द वाटर कॉलम ड्यूरिंग द डे लाइट आवर।
क्योंकि लाइट मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी और ऑक्सीजन रिलीज होगी। सपोर्टिंग एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ को किस तरीके से सपोर्ट करेगी कि जो ऑक्सीजन साइकिल है वो इंश्योर करती है कि फिश और माइक्रोब्स जो हैं वो कंज्यूम करें ऑक्सीजन को थ्रू रेस्पिरेशन एंड इट इज रिपीट। मेटाबॉलिज्म क्या होगा कि फिश और इनवर्टिब्रेट्स हैं वो यूज करेंगे डिसॉल्व ऑक्सीजन फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, जिससे वो एनर्जी क्रिएट करें। डिकम्पोजिशन होगा, एरोबिक बैक्टीरिया वो ऑक्सीजन के को यूज करके ब्रेक डाउन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। और अगर ये साइकिल बैलेंस रहेगी तो ये बैक्टीरिया प्रिवेंट करेंगे द बिल्डअप ऑफ द टॉक्सिक ऑर्गेनिक स्लज। अगर ये बैलेंस रहेगा तो टॉक्सिक स्लज क्रिएट नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा इन द एक्वेटिक बॉडी। टेम्परेचर का रेगुलेशन होगा क्योंकि साइकिल है कि सेंसिटिव टू द टेम्परेचर होती है। इससे क्या होगा कि कोल्डर वाटर है वो ज़्यादा ऑक्सीजन होल्ड करता है और जो कि हेल्दी साइकिल मेंटेन करता है, एक बफर दैट में अलाउ स्पीशीज टू सर्वाइव सीजनल शिफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन लेवल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा? तो अर्थ के ऊपर एक मैसिव रिजर्वियर है ऑक्सीजन का भी होना। तो लार्ज स्केल बर्निंग होगी वो फॉसिल फ्यूल की, ये रिप्रेजेंट करती है डबल एज स्वॉर्ड फॉर दी ऑक्सीजन साइकिल। किस तरीके से कि डायरेक्ट ऑक्सीजन की कंजप्शन होगी ड्यूरिंग दी बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। इससे क्या होगी कि केमिकल ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जैसे कि कंबशन। इसमें क्या होगी कि एक मॉलिक्यूल मीथेन का बर्न करने में दो मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कंज्यूम हो रहे हैं। दैट मीन कि ग्लोबल स्केल पे देखिए तो टेक्निकली जो ब्रीदिंग है थ्रू मशीन स्लाइटली रिड्यूसिंग एट कंसेंट्रेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि डबल कंज्यूम कर रही है एक मॉलिक्यूल के बर्निंग। इनडायरेक्ट बायोलॉजिकल सप्रेशन होगा कि प्राइमरी जो हमारी लॉन्ग टर्म थ्रेट्स हैं इज नॉट द इमीडिएट लॉस ऑफ ऑक्सीजन बट डैमेज करते हैं ये द रिप्लेनिशिंग सिस्टम, जैसे कि ओशन वार्मिंग। CO2 है तो हम दी फॉसिल फ्यूल वार्म करती है प्लेनेट को, इससे ओशन वार्म हो रहे हैं और वार्मर ओशन है वो लेस डिसॉल्व ऑक्सीजन को गैदर कर पाते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, हीट स्ट्रेस आएगा और किल करेंगे फाइटोप्लैंक्टन और ये अर्थ का बिगेस्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है। तो ये इम्पैक्ट होगा, तो सब कुछ इम्पैक्ट में आएगी चीज़ें। मेटाबॉलिक स्ट्रेस हो जाएगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म है वो हाई टेम्परेचर की टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से उनकी मेटाबॉलिक रेट है मीनिंग कि उनकी नीड है ऑक्सीजन की वो बढ़ जाएगी और एग्जैक्ट सेम टाइम के लिए। तो जो एनवायरमेंट है उसके पास लेस वो भी प्रोवाइड करने के लिए, तो इससे मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट हो, एसिडिफिकेशन हो जाएगा, इंक्रीज CO2 इंक्रीज CO2 लेवल होगा तो वाटर है वो ज़्यादा एसिडिक होगा और इनहिबिट करेगा दी ग्रोथ ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग मरीन calcium. So that is it for today's class. I know it's too long, but it's so beneficial chapter कि आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे टॉपिक से पेपर के अंदर। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। हम लोग जल्दी ही सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो 3 से 4 दिन में मैं सारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपको बस तैयारी करते रहना है, रुकना नहीं है। स्टे ट्यून और फिर बाद में हमें टाइम मिलेगा उसमें हम मॉक प्रैक्टिस आउट कर लेंगे।